आपके डाइटिशियन बनने की क्या जर्नी रही? क्या पहले से कभी सोचा था कि आप बचपन से सोचा हो कि हाँ मैं डाइटिशियन बनूंगी, या फिर लाइफ में कोई ऐसा कुछ आपने देखा हो कि मुझे लगा कि नहीं मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ डाइटिशियन बन के? बेसिकली आई बिलोंग्स टू हरियाणा, और हरियाणा का जैसे आप जानते हो उसका तो टैग लाइन ही है देसी खाना देसी पीना। वहाँ पे पलते बढ़ते एक तो हमारा खाने पीने को लेके वैसे ही अलग रुझान रहता है, लेकिन साथ ही साथ लाइफ में भी कुछ ऐसे चेंजेस आए और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से मुझे लगा कि आई शुड बी टेकिंग मेडिकल साइंस। इनिशियली मेरा ड्रीम था गायनेक सर्जन बनने का, बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज एंड सो मेनी अदर इश्यूज। धीरे धीरे करते करते जर्नी इस डायरेक्शन में आ गई। माय मदर हैड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंड शी वाज नॉट एबल टू सर्वाइव विद दैट, सो आई एनीवे थॉट ऑफ बीइंग अ गायनेक सर्जन। मैंने एम्स भी क्वालिफाई किया, नीट भी क्वालिफाई किया, बट रैंक उतनी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बीइंग इन जनरल कैटेगरी। तो आफ्टर दैट आई एंटर्ड इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड डन विद द बीएससी लाइफ साइंस। उसके बाद फिर धीरे धीरे पैशन अंदर से जा नहीं रहा था कि करना तो कुछ है मेडिकल साइंस में, लोगों की हेल्प भी करनी है। लोग कितना सफर करते हैं, लाइक आई हैव सीन माय मदर इन कैंसर। इतना ज्यादा एक इंसान सफर करता है विद हैविंग सच अ डिजीज। तो ये एक माइंड में चलता रहा कि आई शुड हेल्प पीपल जिनको नहीं आइडिया या जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ट्रीटमेंट, या लाइफ में जो फेज होता है ना, एक आपकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। सो उसी चीज को सोचते सोचते मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग इन दिस फील्ड बाय एनी विच वे। फिर फाइनली मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया इन न्यूट्रिशन, एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी इंटर्नशिप डॉक्टर RML हॉस्पिटल में की, विच इज द इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग विद एम्स डॉक्टर्स, एंड धीरे धीरे करते इसी तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ती रही। तो दिस इज हाउ आई बिकेम अ डाइटिशियन। मैम आप डाइटिशियन हो, हमारे इंडिया में बहुत सारे मिथ है, कैसे डील करते हो आप? जब आप लोगों से बात करते हो वो खुद भी बताते होंगे, तो कैसे डील करते हो फिर आप? मिथ्स तो बहुत ज्यादा है, खाने पीने को लेके स्पेशली बहुत ज्यादा है। जैसे सपोज एक डायबिटिक पर्सन ही आता है तो नॉन डायबिटिक भी आता है, तो उनके माइंड में सबसे पहले एक चीज होती है मीठा नहीं खाना है, मीठा खाने से ही शुगर हो जाएगी। हल्का फुल्का से भी अगर फैट को लेके बात करें तो घी को लेके लोगों को बड़े मिथ होते हैं, घी नहीं खाना है, बड़ी जल्दी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। तो एक्चुअली बॉडी में चेंजेस इस तरीके से नहीं आते हैं कि आप क्या खा रहे हो, ये आते हैं, बॉडी आपको जैसा खा रहे हो उस तरीके का रिस्पॉन्ड भी करती है, लेकिन उससे ज्यादा दूसरे फैक्टर्स मैटर करते हैं। आपकी जेनेटिक्स, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे बड़े हुए हो, आपकी लाइफ में थ्रू आउट कैसी जर्नी रही है, कुछ डिजीज तो नहीं रही है, और उसके साथ में आपका खाना पीना। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आई थिंक बेसिक से क्लियर करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मिथ्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। पहले तो लोगों को समझाना ही बहुत जरूरी होता है कि डाइट क्यों जरूरी है और एक अच्छा लाइफस्टाइल क्यों जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है तो सिर्फ खाने से हम सही हो जाएंगे या हमें पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, खाना हम कैसे भी खाते रहे, लेकिन नहीं, दोनों चीजों का इक्वल रोल है। खाना भी सही से है, आपको लाइफस्टाइल भी सही से रखना है, एक चीज से कभी कुछ नहीं होना। मैम कभी कोई आपको ऐसा क्लाइंट मिला हो जिसको आपको बहुत समझाने की कोशिश करी हो बट वो समझ ना रहा हो, लगा हो कि यार नहीं वो रिजिड है, तो कभी ऐसा कुछ दिखा किसी क्लाइंट को रिजिडनेस की, यार वो मान ही नहीं रहा? एवरीडे हर एक क्लाइंट, हर एक पेशेंट, सबको ये लगता है, बट पेशेंट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है क्योंकि वो हमारे पास हॉस्पिटल में आता है, तो ऑब्वियसली उसको एक डर होता है अपने डिजीज से कि उसे पता है कि अगर वो ये ट्रीटमेंट नहीं लेगा ही विल नॉट बी हैविंग अ गुड लाइफ। लेकिन क्लाइंट, क्योंकि वो हमें प्राइवेटली पे करता है, तो क्लाइंट्स के माइंड में रहता है कि वो सर्विस ले रहे हैं इंस्टेड की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उन लोगों के साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट एनीवे हम बेसिक से उनको पूरी चीजें क्लियर करते हैं। उनको एक चीज, सपोज मैंने बोला आपको एप्पल खाना है, एप्पल खाने के लिए भी उनको पूरी बैकग्राउंड स्टोरी समझानी पड़ती है कि ये एप्पल क्यों खाना है, इससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, किस टाइम पे खाना है, इतना ही क्यों खाना है, और उसको खाने का तरीका क्या रखना है। तो वो सारी चीजें समझाते समझाते समटाइम्स इट्स लाइक वी एक्चुअली गो इनटू डिबेट्स आल्सो। मेरे अभी रिसेंट में एक क्लाइंट जो भी ऑनगोइंग है, रिसेंटली वेंट टू USA, 1 साल से वो मेरे क्लाइंट है, डायबिटिक है एंड ही इज एल्डरली। उनको तो इट्स लाइक एवरीडे फाइट, एवरीडे रिजिडिटी है लोगों के माइंड में ना, चीजों को लेके, डाइट को लेके समझाना बहुत पड़ता है। मैम हम इंडियंस है, हमें हमारे बैक ऑफ द माइंड में यही है कि भाई दाल रोटी सब्जी खाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब तक हमें कोई दिक्कत ना हो तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। डाइटिशियन तो मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। मैंने हॉस्पिटल्स में भी देखा है कि डाइटिशियन होते हैं, वो चार्ट बना कर देते हैं कि आपको ये खाना, बट फॉलो कोई नहीं कर। तो आपके पेशेंट ज्यादा एल्डरली हैं या फिर यंगर साइड में है? मिक्स पॉपुलेशन। मेरे पास 15 साल का बच्चा भी है, 14 महीने की बच्ची भी है, 70 साल के एल्डर पीपल भी हैं, तो मिक्स पॉपुलेशन है। तो ये इश्यूज होने के बाद ही आए फिर, या इन्होंने बस यही सोचा कि यार मुझे ना अपने डाइट पे ध्यान देना है? से मैं जैसे गंगाराम में भी काम करती हूँ एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, वहां पे तो लोग बिकॉज ऑफ देयर डिजीज प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन जैसे आई एम डूइंग माई प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में लोग कुछ सेल्फ अवेयर होते हैं। अगर किसी को हल्की सी ब्लोटिंग भी होती है, सो दे आर वेरी वेरी अवेयर दैट दे केम डायरेक्टली टू अस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शुगर बहुत ही बिगड़ गई है, 2 महीने का कंट्रोल किया, नॉर्मल वैल्यूज आ गए, देन अगेन उन्होंने छोड़ दिया। चाहे उनको कितना ही काउंसिल कर लो कि आपको 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट या इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो करना है, या 5 महीने तक आपको ऐसे रहना है, लेकिन नहीं। तो सबका ना अलग अलग माइंडसेट है। मेजर चीजें मेरे ख्याल से जो मैं देख रही हूँ लोगों में, वो उनके सराउंडिंग्स से ही डिसाइड होता है कि उन्होंने देखा होगा फैमिली में, लाइक इफ समवन हैज डाइड अ वेरी पेनफुल डेथ, तो उन लोगों को बड़े
है फियर होता है कि नहीं मुझे वैसे नहीं रहना है, मुझे बहुत अच्छे से रहना है, आई जस्ट डोंट वांट टू। जैसे भी न्यूली डायबिटिक लोग आते हैं, उनके बच्चे उनके साथ में आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो पहले ही पूछने लग जाते हैं कि मैम हमें अभी से कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि नहीं, या फिर हमें कितने चांसेस है इस तरीके से होने के, या हमें डाइट में ऐसी चीजें एक्सक्लूड कर देनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे ऊपर इस तरीके के रिस्क बंद हो जाए। इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ सिनेरियो। लोगों के माइंड में जो मिथ है कि मतलब सिर्फ शुगर खाने से ही शुगर होता है, इस पे आपका क्या कहना है? शुगर खाने से ही शुगर नहीं होता, शुगर खाने से भी शुगर हो सकता है। दिस शुड बी द एक्चुअल लाइन, क्योंकि शुगर खाने से अगर होता तो हम जो भी खाते हैं ना, सब चीजें शुगर में ही कन्वर्ट होती है। शुगर एक्चुअल में है क्या? इट्स ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी एनर्जी है। तो आप चाहे प्रोटीन खा रहे हैं, आप फैट खा रहे हैं, आप कार्ब्स खा रहे हैं, इवेंचुअली एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होने के बहुत सारे रीजंस हैं। आपके जीन्स, सपोज रिसेंट जो जनरेशन है, जस्ट लाइक मदर फादर आर डायबिटिक, तो बच्चे को होने के हाई चांसेस हैं। और अगर आपकी अक्रॉस द लाइन 7 जनरेशंस में किसी को है तो भी आप रिस्क फैक्टर में रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपका लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है शुगर होने के लिए? जब आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी होता है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और एक्सरसाइज भी छोड़ो, आपका एक मिनिमल 5000 स्टेप्स भी एक दिन में नहीं होते हैं ना, एंड यू कीप ऑन ईटिंग अननेसेसरली एक्सेसिव कैलोरीज, एंड रात को लेट सोना, सुबह में लेट उठना, सर्केडियन से बिल्कुल रिलेशन खराब रखना। सर्केडियन होता है हमारी बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो सनराइज के साथ और सनसेट के साथ हमारा चल रहा होता है। तो जब वो पूरी साइकिल आप बिगाड़ देते हो ना, तो बॉडी एक्चुअली में ट्राई करती है, बॉडी इज सो ब्यूटीफुल, सो प्रेटी दैट इट ट्राइज टू सपोर्ट यू सो मच इवन इन योर वर्स्ट। एक टाइम के बाद इवेंचुअली जब बॉडी पे एक्सेस लोड आ जाता है ना, तब बॉडी हार मान लेती है, एंड एट दैट टाइम मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकती है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे पीसीओएस हो, चाहे लाइक अलग अलग मैनिफेस्टेशन रहती हैं। शुगर से तो कभी डायबिटीज नहीं होती, बट हाँ, शुगर आप खराब लाइफस्टाइल के साथ खाए जा रहे हो और एक्सेसिवली खाए जा रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि ये हो सकता है। अभी मैम जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उन सबके लाइफस्टाइल कुछ ऐसे ही है। एवरी डे वी आर गेटिंग पेशेंट्स जिनको नया नया थायराइड डेवलप हुआ है, जिनको नया नया प्री डायबिटिक रेंज शुरू हुई है, या डिसलिपिडेमिया हो गया है, या उनको किडनीज में कुछ इश्यूज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली उनका सबसे मेन रीजन ही ये होता है, आप अपने बॉडी के क्लॉक के हिसाब से नहीं काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो अपने पैसे की नीड के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। सो ऑब्वियसली बॉडी पे वो टोल तो जाएगा, वो सारा टोल आपकी बॉडी को ही पे करना पड़ेगा। अभी बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, लास्ट मील तभी होनी चाहिए। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जैसे मेरा खुद का अगर स्केड्यूल देखूँ तो 9 बजे तक मैं घर पहुंचती हूँ, 9:30-10 बजे तक मुझे खाना खाना होता है, उसके बाद क्लाइंट से डीलिंग करनी है, बहुत सारे रिप्लाईज, इट्स लाइक के 12 आराम से बच जाते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल जिसको हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव टू सर्वाइव ऑल्सो। बट जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, ट्राई टू फॉलो अ गुड लाइफस्टाइल, जिसमें अगर नाइट शिफ्ट भी है तो नाइट शिफ्ट में भी आप फिर अपना डाइट उस तरीके से रखो। डोंट जस्ट सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप बीच में उठते रहो, एक नैप ले लो, एटलीस्ट योर बॉडी विल बी सपोर्टिंग द गुड हार्मोन्स एंड गुड केमिकल्स जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। ज्यादा स्ट्रेस बॉडी को अगर देंगे हम, तो बॉडी कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस करेगी। तो एमएनसी वाले लोगों के लिए हम यही चीजें डिवाइस करते हैं। डाइट प्लान में भी कुछ चीजें होती हैं, साथ ही साथ उनके लाइफस्टाइल को भी हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैं अभी अपने थायराइड का जिक्र करा, अभी मैं देख रहा हूँ थायराइड हर किसी को है, मतलब पहले से फीमेल्स में भी होता था, अब मेल्स में भी थायराइड है। तो इसका क्या रीजन है मैम? क्या ये भी कोई डाइट रिलेटेड ही रीजन नहीं है, या फिर इसके कुछ अलग ही रीजन? थायराइड बेसिकली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पहली चीज, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। फीमेल्स को पहले सिर्फ होता था नहीं, बल्कि फीमेल से ज्यादा दिखती थी थायराइड पेशेंट। मेल्स को भी होता था, बट दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियस, और वो टेस्ट नहीं करा रहे होते थे, या XYZ, क्योंकि सारी मेजर प्रॉब्लम्स फीमेल से ज्यादा एसोसिएट की जाती हैं। और वो इसीलिए होती है क्योंकि फीमेल्स का जो बॉडी टाइप है, फीमेल्स के जो हार्मोन्स है, वो थोड़े से इन्फ्लामेटरी साइड पे ज्यादा होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन, मेन फीमेल हार्मोन, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लामेटरी टेंडेंसीज रखता है, क्योंकि एस्ट्रोजन के हमारे 3 टाइप होते हैं। तो अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप का एस्ट्रोजन डेवलप होता है, और वो हायर साइड पे होता है, लोअर साइड पे होता है। तो थायराइड दोनों में से किसी को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। थायराइड होने के रीजंस अगेन द सेम, आपका लाइफस्टाइल, क्योंकि सबसे पहले ना आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, आपकी बॉडी में बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग प्रोसेसेस कैसे हो रही हैं। बिल्डिंग प्रोसेसेस हाई, तब आपकी बॉडी एक पॉजिटिव मेटाबॉलिक स्टेट में होती है। व्हेन ब्रेकिंग प्रोसेसेस आर हाई, तो आपकी बॉडी नेगेटिव मेटाबॉलिक स्टेट में होती है। हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, हम गलत तरीके से सोने की जो हमारी हैबिट्स होती है, स्लीप हाइजीन स्पेशली जब खराब होता है, तो थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारा सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हाउ मच यू आर रेस्टिंग, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल क्या है, आपकी स्लीप प्रैक्टिस कैसी है, आप प्रॉपर्ली एक अच्छी स्लीप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सिंपल। तो जब भी हमारा स्लीप पैटर्न खराब होता है, एटलीस्ट फॉर 6 months और 1 year और 2 year,
तो थायराइड डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। और मैं मान लो कोई थायराइड पेशेंट है, जैसे मेरी माँ खुद थायराइड पेशेंट है, मैं उनके थायराइड को बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ, जो भी एक रेंज है 5 पॉइंट समथिंग रेंज है जो भी एक फीमेल के लिए, उनका मेटाबॉलिक रेट स्टिल सेम होगा जो एक नॉर्मल इंसान का होगा, या फिर स्टिल उन्हें थायराइड है तो उन्हें ये दिक्कत होगी दवा मेडिसिन लेने के बाद भी? थायराइड 2 टाइप से होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपो मीन्स कम, थायराइड मीन द कंडीशन ऑफ दैट हार्मोन। थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो हाइपोथायरॉयड होता है। ऐसे ही हाइपर इसके ऑपोजिट है, तो वो एक्सेस होता है। तो बेसिकली हाइपोथायरॉयड में क्या होता है? थायराइड हार्मोन का मेन काम है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना। हाइपोथायरॉयड में मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, हाइपरथायरॉयड में मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाएगा, मतलब वो लोग बहुत पतले होंगे, बहुत स्वेट करते होंगे, बहुत ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट उनको लगेगी। ऑपोजिट टू हाइपरथायरॉयड, हाइपोथायरॉयड में लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, भूख थोड़ा कम लगने लग जाएगी एंड कोल्ड टॉलरेंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनको ठंड लगने लग जाएगी। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं। तो बेसिकली जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, थायराइड की जब मेडिसिन चल रही होती हैं, तो ट्रीटमेंट इवेंचुअली दे माइट स्टार्ट गेटिंग बेटर ऑन टू देयर सिम्टम्स, बट वेट लॉस वेट गेन डिपेंड करता है आप कैलोरीज कितना ले रहे हो। तो ये थायराइड की कंडीशन बेटर हो सकती है, हॉर्मोन्स लेवल में आ सकते हैं, लेकिन वेट लॉस और वेट गेन आपकी कैलोरीज पे ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करेंगे। नहीं, मेरा वही क्वेश्चन था, थायराइड है बट उसने ना अपना जो ऑप्टिमल है जो उसने हमेशा मेंटेन कर रखा है, तो वो उसका मेटाबॉलिक रेट भी तो एक हेल्दी इंडिविजुअल इतना ही हुआ ना, और रेंज में। हाँ, सी इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्मोन के साथ साथ में ना आपका एक्टिविटी लेवल कितना है। सपोज आपका मेटाबॉलिज्म तो नॉर्मल है बट आप एक्टिविटी ही नहीं करते हो, सो मेटाबॉलिक रेट सेम हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्टिव यू आर, नॉट ओनली ऑन द बायोलॉजिकल बायोकेमिकल पैरामीटर्स। मैम थायराइड के लिए मैंने अपनी मम्मी के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करी थी, मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि डॉक्टर्स ने क्या बोला है। उन्होंने बताया था कि दूध छोड़ देना है, दही छोड़ देना है, पनीर छोड़ देना है, और मेरी मम्मी को एडवाइस किया था कि आपका थायराइड हम रिवर्स कर देंगे बट आपको ना ये चीजें छोड़नी होंगी। तो क्या थायराइड इन्फ्लेमेशन रिलेटेड भी चीजें हैं कि भाई दूध खाने से या दही खाने से बढ़ जाती हो? इन्फ्लेमेशन से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन थायराइड में क्या होता है कि यहाँ पे ना आपके जो ग्लैंड होती है, जो नेक में होती है यहाँ पे, तो इसमें आपका थायराइड ग्लैंड, जिसमें आपका थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो जो हार्मोन सिक्रीशन है उसकी प्रोसेस टोटल डिपेंड करती है आप किस तरीके का खाना खा रहे हो। तो जैसे दूध है या मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करने के लिए थोड़े से हैवी होते हैं, साथ ही साथ उसमें स्लाइट गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑब्वियसली उसको कंप्लीट एक्सक्लूड नहीं करना है, क्योंकि गोइट्रोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको आपको एक्चुअली में सिर्फ आपके मेडिसिन से या अर्ली मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थायराइड जो हार्मोन होता है उसको हमारी बॉडी जब एब्जॉर्ब करती है वो मॉर्निंग आवर्स में बेस्ट करती है बिफोर द राइज ऑफ कोर्टिसोल। सो इनिशियली अगर 10 AM तक आप अवॉइड करते हो तो इट्स बेटर। साथ ही साथ जैसे आप कंज्यूम करते हो, तो अगर आप किसी भी चीज को प्रॉपर्ली कुक कर लेते हो, हीट कर लेते हो, तो भी वो प्रॉपर्टीज डीएक्टिवेट हो जाती हैं। तो देयर इज नो एनी फूड रेस्ट्रिक्शंस इन हाइपोथायरॉयडिज्म, नॉट एट ऑल एनी सिंगल रेस्ट्रिक्शन इज देयर। आप कितने भी रिसर्च पेपर्स उठा लो, प्रॉपर स्टडीज देख लो, किसी भी तरह के खाने को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता हाइपोथायरॉयडिज्म में। आपको सिर्फ उसका टाइम चेंज करना है, आपको सिर्फ उसको पकाना अच्छे से है, और आपको उसको एक गैप मेंटेन करना है विद द सप्लीमेंट यू आर टेकिंग। हमारे इंडियन डाइट में हम सबसे ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन तो पता नहीं हमने क्यों ही बिल्कुल ही साइड कर दिया, मतलब प्रोटीन के साथ हमारी क्या दुश्मनी मुझे भी नहीं पता। मतलब जो एल्डर लोग हैं, मेरे एल्डर नहीं, मतलब मैं यंगर्स में भी कहूंगा जिन्हें शायद पढ़ा नहीं या देखा नहीं कहीं पे, उन्होंने भी कह दिया नहीं यार प्रोटीन खाने से तो किडनी ही खत्म हो जाती है, या फिर प्रोटीन खाने से मल्टीपल हार्ट अटैक आने लग गए प्रोटीन खाने से। लोगों ने ऐसे ऐसे मिथ बना रखे हैं, तो आपको क्या लगता है ये मिथ ऐसे क्यों है इंडिया में? एक्चुअली वी आर लिविंग इन एशियन रीजन ऑफ द ग्लोब, राइट। एशियन पार्ट जो है वहाँ पे हम लोग का बिल्ड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टॉल एंड वेरी बिग जायंट टाइप। तो ऑब्वियसली हमारी जो वेजिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज इन द प्लांट्स जो भी हम खाते हैं, आइडियली तो एवरीवन इज ईटिंग प्लांट बेस्ड फूड। चाहे आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन को देख लो, वो भी अपने दिन में प्लांट बेस्ड चीजें जरूर लेता होगा, राइट। तो उसके बिना तो हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो बेसिकली प्रोटीन से ऐसी कोई देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ दुश्मनी, बट प्रोटीन वेरी हाई इन नाइट्रोजन, राइट। जो भी हम खाते हैं, हमारे मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, वो होते हैं फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन। तो फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन में अगर देखोगे तो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओनली नाइट्रोजन इज स्पेसिफिक जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट है, एंड दैट नाइट्रोजन इज द वन बेसिक जो कि आपके सेल्स को ग्रो करता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, राइट। जो फर्स्ट लाइफ थी ऑन अर्थ, दैट वाज अमीबा, दैट वाज नथिंग बट अ सिंगल सेल प्रोटीन। तो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन ओनली लाइफ सस्टेन करती है। तो ऑब्वियसली प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोटीन
बहुत एक्सेसिवली आप लोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को पूरा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, तो बहुत वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, बहुत उसमें से अच्छी चीजें भी प्रोड्यूस होती है जो आपकी बॉडी बिल्डिंग में यूज कर लेती है। साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी को रिमूव भी करना होता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का किडनी, एवरी मिनट वेस्ट निकलता रहता है। फिल्ट्रेशन रेट होती है किडनी की 120 ml पर मिनट, तो इतना वो फिल्टर करती रहती है आपके ब्लड को, और सारा नाइट्रोजनस वेस्ट आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतना ज्यादा किडनी का लोड बढ़ेगा, और बाय द टाइम वी आर गेटिंग एज तो हमारी किडनी की जो एक एक्टिविटी है फिल्ट्रेशन की वो वैसे भी लूज होती जा रही होती है। दिस इज द फैक्ट कि प्रोटीन को हम थोड़ा सा कम लेने का ट्राई करते हैं, उतना भी कम नहीं लेते हैं जितना हम सोच रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप एक नॉर्मल डाइट में देखोगे 30-40 ग्राम प्रोटीन आराम से हो जाता है, बट नाउ इट डिपेंड्स कि वो प्रोटीन किस टाइप का है, क्योंकि हम जो भी चीजें खाते हैं उसमें से हमारी बॉडी कुछ चीजों को बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करती है, कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करने में मे बी एक दिन लग जाता है, मे बी बहुत घंटे लग जाते हैं। सो दैट इज द अदर फैक्टर जो हमें डिसाइड कराता है कि हमें प्रोटीन कितना लेना है या किस सोर्स से लेना है। तो आइडियली देखा जाए, जैसे हमारा RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NIN ICMR बनाते हैं, उन्होंने भी ओवर द 10 years प्रॉपर एक पॉपुलेशन को स्टडी किया हुआ होता है। तो जो हमारा रिसेंट RDA आया था, RDA 2020, उसकी इम्प्रोवाइजेशन भी हो चुकी है 2023 में, 2024 में, तो उस पे भी रिपोर्ट्स में यही देखा गया है कि पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा रिस्क थे हमारे किडनी डिजीज होने के, ज्यादा से ज्यादा रिस्क थे हमारा ओबेसिटी के, हार्ट डिजीजेस के। तो उन सबको देखते हुए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा कम किया गया, जिसमें ऑब्वियसली प्रोटीन को भी कम किया गया। लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस देखोगे तो आप कार्ब्स भी कम किए गए हैं, फैट भी कम किए गए हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाए गए हैं। ऑब्वियसली बिकॉज हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए तो कार्ब्स थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, क्योंकि हमें सारा दिन एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हमारी बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल दिस प्रोसेसेस आर गोइंग। कार्ब्स ज्यादा प्रोपोर्शन में चाहिए, मे बी 50% तक अगर हम लेते हैं तो दैट्स ओके। 15% तक प्रोटीन अगर हम लेते हैं टोटल एनर्जी का तो दैट्स ऑल्सो ओके। एंड 25% तक अगर हम हमारा 30% तक अगर हम हमारा ये लेते हैं फैट, तो दैट्स ऑल्सो ओके फॉर इट। तो बेसिकली देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ कि प्रोटीन कम लेना है, ज्यादा लेना है, कार्ब्स बहुत कम लेने हैं, बहुत ज्यादा लेने हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देने हैं। दैट हैज वेरियस अदर रेंज ऑफ फैक्टर, वो सबके साथ इंडिविजुअल होती है। अगर एक नॉर्मल इंडियन थाली की बात करूँ, 2 से 3 रोटी हो गई, 1 कटोरी दाल सब्जी, और अगर कुछ सैलेड हो गया, तो प्रोटीन तो है नहीं हमारा इसमें। 2 से 3 रोटी में जो कार्ब्स डेंस है वो तो डिपेंड करता है आप किस चीज की चपाती खा रहे हो। मैं बाजरे की भी कर लूँ या रागी की भी कर लूँ। 2 चपाती आइडियली आपको दे देती है समवेयर अराउंड 3 ग्राम प्रोटीन। करेक्ट। 1 कटोरी दाल आपको दे देगी 7 ग्राम प्रोटीन। 1 कटोरी दाल अगर आप इंडियन कटोरी की बात कर रहे हो नॉर्मली, तो वो 30 ग्राम रो पल्सेस आपको देती है 7 ग्राम प्रोटीन। 6 टीस्पून अगर आप कच्ची दाल लेते हो तो वो आपको 7 ग्राम प्रोटीन देती है। तो जब आप उसको पका लेते हो तो वो एक बड़ी कटोरी भर जाएगी उसमें, तो ऑब्वियसली वो आपको 7 ग्राम प्रोटीन दे रही है। तो 3 ग्राम प्रोटीन आपको चपाती से मिल गया, 10 ग्राम प्रोटीन तो वही हो गया। साथ ही साथ अगर आप कोई सब्जी की एक अलग सर्विंग और लेते हो तो वहां से भी आप मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन मान लो। सपोज वो आपने सिर्फ आलू की ली हुई है तो 11 ग्राम प्रोटीन आराम से आपको एक थाली से मिल रहा है। और अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हो सेम थाली, 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया। उसके अलावा भी अगर आपने बीच में कभी कुछ स्नैक्स ले लिए, स्नैक्स में भी आप डिपेंड करता है आप किस तरीके से खा रहे हो। सपोज आपने बॉइल्ड चना ले लिया, आपने रोस्टेड चना ले लिया, आपने ढोकला खा लिया, तो ये सारी चीजें फिर ऐड ऑन करती हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, मिनिमम आपको 30, 35, 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, बट अगेन डिपेंड्स कि वो प्रोटीन एब्जॉर्ब कितना हो रहा है। सो दिस इज द मेजर फैक्टर विच वी शुड कंसिडर। तो मैम रोटी और दाल मिलाकर तो आएगा, लगता है कि हम फुल अमीनो एसिड पूरी प्रोफाइल कर लेते हैं। नहीं, अमीनो एसिड प्रोफाइल अलग चीज है, प्रोटीन अलग चीज है। जो हमारा प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड से ही बनता है। तो हमारे बेसिकली 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, वही हमें डाइट से लेने होते हैं। बाकी जो बच गए 11 अमीनो एसिड्स वो आपकी बॉडी खुद बना रही है, जो कि आप जो भी मर्जी खा रहे हैं, सपोज आप ब्रीथ कर रहे हो तो जो एयर यू आर ब्रीदिंग उससे भी नाइट्रोजन अंदर जा रहा है, तो वो नाइट्रोजन इज ऑल्सो इनफ टू एक्चुअली मेक दोज 11 अमीनो एसिड्स। इसीलिए RDA भी यही कहता है कि 10% जो 10 to 15% प्रोटीन है उसका 10% आपको गुड बायोलॉजिकल वैल्यू का लेना है, जिसमें आपके वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती। अब जैसे आप इंडियन थाली की बात करते हो तो इट इज लैकिंग इन गुड बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, नॉट एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मैम अभी मैं उसमें चपाती की बात करी थी, मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा आपको, उसमें लोगों ने बताया कि हमें गेहूं नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और जबकि हम वही चीज सबसे ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं इंडिया में। गेहूं कंज्यूम करते हैं, नमक हम कंज्यूम करते हैं, ऑलमोस्ट इंडिया में यूज होने वाली चीज गेहूं। इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन मतलब हर एक सेल, अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो आप देखोगे कि उनको ब्लोटिंगनेस होगी, उनको सुबह सुबह फेस स्वेल हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, बार बार गैस पास होगी, लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा, रेजी लगेगा। अगर आप वो गेहूं छोड़कर देखो, 21 दिन छोड़ दो,
और फिर उसके बाद देखो आप, you yourself won't feel कि आप active हो, आप charged up हो, even if you don't eat till 2 o'clock, आपको भूख नहीं लगेगी, you would feel कि you'll be still full of energy. That is the best part. So eat ragi, amaranth, ज्वार बाजरा, but ज्वार गर्मियों में, बाजरा सर्दियों में। इन्होंने अपने खुद ही स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज ये बोले कि अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, जिनको नहीं है उनको तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। पहली चीज, ऑब्वियसली जिनको एलर्जी उनको इन्फ्लेमेशन होगा तो उनको सिम्टम्स आएंगे, जैसे उन्होंने सब स्टेट की कि फेस स्वेल हो गया, एनर्जी कम लग रही है, हीट ज्यादा निकल रही है, तो ये सब चीजें रहेंगी। बाकी जिनको नहीं है एलर्जी, एटलीस्ट फॉर द पीपल जो नेचुरली जिनकी बॉडी बिल्ड ही गेहूं के लिए हुई है, आप देखोगे व्हाई वी आर सेइंग कि गो लोकल। लोकल का मतलब होता है आप जिस जगह पे पैदा हुए हो वहां के ही पैदा हुई चीजें आपको कंज्यूम करनी है। दैट्स अ नेचुरल सिलेक्शन। ऑब्वियसली आप वहीं का खाओगे। व्हाई पीपल माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो जहां से पैदा हुए थे अब वो दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, दूसरी जगह की वेजिटेशन उनको सूट नहीं करेगी, दूसरी जगह क्लाइमेट उनको सूट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे इस तरीके की चीजें। इसके अलावा इन्होंने ऑल्टरनेटिव्स दिए कि आप खाओ रागी, ज्वार, बाजरा, तो इनके भी अपने अलग साइड इफेक्ट्स है। दे आर हाई इन फाइबर, दे आर हाई इन एंटी न्यूट्रिएंट्स, तो ऑब्वियसली आप जब वो कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपको उसके साथ भी प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे आप हाई फाइबर ले रहे हो तो आपको अच्छा पानी पीना पड़ेगा, आपको साथ में गैप्स देने पड़ेंगे मील्स की, आप बार बार नहीं खा सकते हो, आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हो, आपको उसको रोस्ट करना पड़ सकता है, आपको उसको सोक करना पड़ सकता है, फर्मेंट करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके से खाना है, और कितना खा रहे हो, किस समय खा रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स उसके साथ रहेंगे इंक्लूड। देयर इज नो एनी इशू इन कंज्यूमिंग, एटलीस्ट फॉर इंडियंस देयर इज नो एनी इशू। मैम अभी मार्केट में बहुत सारा मार्केट गिमिक बना रखा है लोगों ने, मल्टीग्रेन आटा, भले उसमें उन्होंने 1% ज्वार डाला हो, 1% बाजरा डाला हो, जिसमें 98% मैदा वीट है ना मैम, वो तो वीट को बहुत रिफाइन कर दिया गया है। ओके, उससे सारा प्रोटीन निकाल दिया, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए, जस्ट स्टार्च। क्योंकि जो हम अभी का आटा कंज्यूम करते हैं, इसलिए मैदा इतनी लचीली और फ्लेक्सिबल क्यों होती है, क्योंकि स्टार्च की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत स्ट्रेची हो जाती है, वही फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाके वहां पे भी वो स्ट्रेची चीज है वहीं पे चिपकने लग जाती है, और उसके साथ साथ गट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो मैम अभी जो हम आटा खा रहे हैं वो तो वीट है ना, या फिर वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल टू मैदा ही है? आपने बोला मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन मतलब बहुत सारे, उन्होंने ये नहीं बोला ना कौन सा कितना, तो वो तो जस्टिस कर रहे हैं मल्टीग्रेन के साथ। अब ये दिमाग तो आपको लगाना है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। उन्होंने मल्टीग्रेन बोल के वेट डाल दिया, मैदा डाल दिया, और ज्वार, बाजरा, रागी, चौलाई सब डाल दिया, लेकिन कितना परसेंट है वो उन्होंने नहीं बताया, और बताया भी है, लेबल पे बताया भी है। वो आपको बनना है, वो आपको डिसाइड करना है। अदरवाइज वो तो वही चीजें डालेंगे जो उनको ज्यादा सस्ती पड़ रही है, जो उनको प्रॉफिट देगी। मार्केट इज ऑल अबाउट दैट, आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है आप वो करोगे। मल्टीग्रेन ऑब्वियसली आपको चूज करना है आप कैसे ले रहे हो। जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को जब भी मल्टीग्रेन देती हूँ, मल्टी का मतलब होता है 2 से ज्यादा जब हम ग्रेन्स को मिक्स करते हैं मल्टी हो गए वो, तो मैं उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट और प्रोपोर्शन देती हूँ पर्टिकुलर ग्रेन्स का। जैसे डायबिटिक्स को मैं देती हूँ कि 60% व्हीट होगा और 20% एमरन मिलवा दिया, बार्ले मिलवा दिया, या फिर 50-50 का रेशो करा दिया। तो दैट्स व्हाट आई स्पेसिफिकली राइट। लोग पूछते भी है कि मैं मल्टीग्रेन खा रहे हैं हम तो, लेकिन आई टेल देम स्पेसिफिकली कि ये मल्टीग्रेन आपकी बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है, ये स्टिल आपके शुगर हाई करेगा, स्टिल आपके गट इश्यूज को कंटिन्यू रखेगा। तो वो चीजें ध्यान हमें देनी है, मार्केट नहीं बताएगी हमें। तो फिर मल्टीग्रेन फिर आया कहाँ से, हमें मल्टीग्रेन ही खाना चाहिए? आप कह रहे शुगर बढ़ता है उससे। शुगर उनका बढ़ रहा होगा ना जिनको शुगर ऑलरेडी है। हाँ तो मैम बना भी तो मल्टीग्रेन उन्हीं के लिए। मल्टीग्रेन वो मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। जैसे शुगर हुई तो लोगों ने देखा, डॉक्टर्स ने या जो भी हमारे पुराने टाइम में देखे वैद्य, उन सब ने यही बताया कि आप शुगर बढ़ाने वाली चीजों को कम इनटेक करो। जैसे एक बीमारी शुरू हुई उसका इलाज भी शुरू हो रहा है, मार्केट भी उस तरीके से काम कर रही है, तो लोगों ने देखा गेहूं की खरीद कम हो जाएगी, या ऐसे लोगों के लिए ये चीज ज्यादा बेटर है, वो लोग दवाई की जगह हमारा आटा यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली उस तरीके से वो मल्टीग्रेन मार्केट में तो आया। उसके साथ साथ अलग अलग इश्यूज भी, जैसे जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते गए, उनको लगा कि हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, हमें फाइबर ज्यादा चाहिए, हमें कैलोरीज कम करनी है, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं पीछे। जिसके साथ साथ में लोगों को लगता है कि चलो फोर्टिफाइड या मल्टीग्रेन आटा लेते हैं जो आयरन में ज्यादा होगा, जो कैल्शियम में ज्यादा होगा, प्रोटीन में ज्यादा होगा, जो कैलोरीज में कम होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मल्टीग्रेन आया तो इसी तरीके से मार्केट कस्टमर की डिमांड को देखते हुए आता है। तो हमें क्या खाना है वो हमें हमारी बॉडी की नीड्स देखनी होगी। आपको कुछ समझ आता है आप खुद चूज करो, आपको कुछ समझ नहीं आता है तो भी डाइटिशियंस आर सिटिंग देयर, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जिसके साथ में आपको एडवाइस लेना पसंद है, आप उससे लो एटलीस्ट। बाकी मल्टीग्रेन खा रहे हो, टोटली नॉर्मल हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप व्हीट भी खा रहे हो, दैट्स ऑल्सो ओके। लेकिन मल्टीग्रेन में हायर परसेंट अगर रिफाइंड फ्लोर की है तो वो प्रॉब्लम देगा। ये तो वही बात होगी ना, जैसे हम मोमोज खा रहे हैं डेली, मोमोज में क्या है, मैदा है, इसीलिए उसको मना कर रहे हैं।
तो मल्टीग्रेन इज नॉट बैड नॉट गुड, डिपेंड्स आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं, एक एडवाइस दूं कि एक मल्टीग्रेन आटा कैसा होना चाहिए? बेसिकली उसमें कार्ब्स 60% तक होने चाहिए, आपको उसमें से 10-20% प्रोटीन मिलना चाहिए, 10-20% आपको फैट मिलना चाहिए, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। कार्ब्स जब मैंने 60% बोला, उसमें बाय डिफॉल्ट ऐड होता है आपका फाइबर उसमें होना चाहिए, लाइक 50% नॉर्मल कार्ब्स हो गए, 10% फाइबर हो गया, तो दैट शुड बी अ गुड मल्टीग्रेन। अगर आपने वो बहुत ब्रोकन व्हीट लिया या बिल्कुल रिफाइन वाला लिया तो उसमें फाइबर नहीं होगा, तो दैट्स नॉट गुड एट ऑल। मैम अभी आप बताए थे कि मैदा हमारे हाथों में जाकर चिपकता है। अगर मैम हम आटा इसलिए खाते हैं कि उसमें फाइबर मिलता है, राइट? मान लो कि मैंने एक रोटी खाई, मैदे की रोटी, मैंने उसके साथ खीरा भी ले लिया, कुकुम्बर भी ले लिया, पपाया भी ले लिया, मैंने फाइबर भी ऐड कर दिया अब उस मैदे के साथ, अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गया ना मेरे पेट के लिए, अब तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी ना। और जो भी फाइबर आप सैलेड से ले रहे हो वो डिपेंड करता है आप कैसे खा रहे हो। आपकी बॉडी में ना एंजाइम्स होते हैं हर चीज के लिए। आप वेजिटेबल खा रहे हो तो वो वेजिटेबल को डाइजेस्ट करने के लिए होंगे, आप प्लांट बेस्ड सीरियल्स खा रहे हो तो उसके लिए होंगे। तो मैदा ऑलरेडी अपने तरीके से डाइजेस्ट होगी और उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको तो लूज नहीं करेगी। वो जो स्ट्रेची फ्लेक्सिबिलिटी जो उसमें एक स्ट्रेच आता है वो उसे तो लूज नहीं करेगी। फाइबर जो आपने वेजिटेबल्स वाला खाया है वो क्या करेगा कि उसके सिर्फ मूवमेंट को स्लो कर देगा, जो वो नीचे जा रही है स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक, वो स्लो हो जाएगी। लेकिन जो ग्लूटेन उस मैदा में था, जो स्टार्च उस मैदा में था, वो तो वैसा ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो उसकी प्रॉपर्टी तो लूज नहीं हुई ना फाइबर की वजह से। मैम तो हमारे पेट में डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन गया ना। उसको आप ये कर सकते हो, जैसे आप सैलेड खा रहे हो तो पहले आप सैलेड खा लो ताकि वो धीरे धीरे जाए और जिस जगह पे वो मैदा है वहीं पे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रेक हो जाए और वो फाइनली आपको बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगी। तो इंटेस्टाइन पे एकदम लोड नहीं जाएगा। जो एक्सेसिव लोड जाता है ना एकदम से, दैट इज अनकंट्रोलेबल। वो एक बहुत बड़ी और मतलब नॉट वेरी इजी लेयर फॉर्म कर देती है वहां पे। तो दिस वे यू कैन हैव, अदरवाइज आप पहले ग्लूटेन खा चुके, मैदा खा चुके हो सॉरी, और देन आप फाइबर के लिए क्यूकम्बर, अनियन, टोमेटो जो भी खा रहे हो, तो उस केस में कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फाइबर बाद में खाया है। फाइबर बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगा। मैंने रोटी खाई, मैम तुरंत फाइबर भी खा लिया। पहले आपने जो भी आप पहले खा रहे हो ना वो पहले जाएगा, हाँ ऑब्वियस ही बात है। ठीक है। तो उसके बाद फाइबर खा रहे हो तो फाइबर अब धीरे धीरे जाएगा। मैदा पहले जा चुकी है, मैदा का अपना प्रोसेस है, वो उस तरीके से जा चुकी होगी आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, आपके रेक्टम में, अलग से वो उसका अपना प्रोसेस है। उसको टाइम कम लगता है, इसीलिए मैदा खाते ही हमें आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस भूख लग जाती है, तो वो उस तरीके से चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप फाइबर खा रहे हो तो वो फाइबर आपका धीरे धीरे जा रहा होगा। तो या तो आप सैलेड पहले खा लो या आप सैलेड एक साथ में फिनिश ना करके तो धीरे धीरे करके आप च्यू करो प्रॉपर्ली मैदा को, देन साथ साथ में एक बाइट आप फाइबर की भी लेते रहो, सो इट विल बी लेस हार्मफुल देन जो आप नॉर्मल मैदा खा रहे हो उससे। प्रोटीन पे भी लोगों ने काफी कुछ बता रखा है। मैम ये आप जानते होंगे नहीं, हमारे काफी मशहूर एक्टर है हमारे साथ। Even protein shakes are really bad. 3 years to digest 1 scoop of protein shake. But प्रोटीन की जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है डिपेंड करती है आपने किस सोर्स से खाया है। आपने प्लांट बेस्ड सोर्स से खाया है तो उसका अपना अलग तरीका होगा, अलग टाइम होगा। आपने अगर प्रॉपर सप्लीमेंट जो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है उससे लिया है तो उसका अलग होगा। तो सबका अलग अलग रहता है। जो उन्होंने बोला ना 3 years टू टेक टू डाइजेस्ट इट, नॉट एक्चुअली डाइजेशन तो हो चुका है, बट उसको क्लियर करने में उसके जो रेमिनेंट्स रह जाते हैं, रेजिड्यू रह जाते हैं, हो सकता है रिसर्चेस में देखा होगा कि 1-2% कोई केसेस ऐसे होंगे जिनकी अलग हेल्थ कंडीशंस भी होंगी। इट्स नॉट अबाउट कि आप जो भी प्रोटीन खा रहे हो उसको खत्म होने में शरीर से पूरा डाइजेस्ट होना तो एटलीस्ट नहीं होगा वहां पे। इन्होंने प्रोटीन शेक पे बोला बेसिकली। वैसे प्रोटीन शेक्स भी अलग अलग होंगे ना, आप कौन सा ले रहे हो, कौन सी ब्रांड का ले रहे हो, कौन से टाइप का ले रहे हो, कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने नॉर्मल प्रोटीन शेक के लिए बोला है। अगर मैं नॉर्मल प्रोटीन शेक के लिए ही आपसे बात करूँ, जो कि मार्केट में अच्छे अच्छे कंपनियों के हैं, उनको ही मैंने कंज्यूम किया एक ही स्कूप, क्या वो 3 साल लगेंगे उनके रेसिड्यू क्लियर होने में? कंप्लीट डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ प्रोटीन टेक्स 7 to 8 hours। इसीलिए प्रोटीन खाने के बाद ज्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि वो डाइजेशन चल रहा होता है तो पेट भरा रहता है तो भूख भी नहीं आती है। जब भी आपका पेट खाली होता है तो आपको हंगर पैंग्स होते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है ग्रेलिन का और वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है जिससे आपको भूख लगती है। तो 7 घंटे तो नॉर्मल प्रोटीन के लिए। और शेक हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि जैसे अब हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, कैलोरी रिप्लेसमेंट और प्रोटीन रिप्लेसमेंट, ये सब, तो वो एक शेक सुबह लिया जाता है, शाम तक लोगों को भूख नहीं लगती, कुछ नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने इस तरीके की चीजें उसमें ऐड की हुई हैं, इतना टाइम लगा रहा है कंप्लीट डाइजेस्ट होने में, और वो कंप्लीट डाइजेशन भी नहीं होता। तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा बट 3 years तो नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन
प्रोटीन के लिए सबसे बेटर सोर्स इंडियन हाउस होल्ड में क्या है, तो क्या होगा? सबसे बेटर सोर्स इंडियन हाउस होल्ड में मिल्क। इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क। मैं खुद रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध जरूर लेती हूँ, चाहे मैंने खाना खाया है चाहे नहीं खाया है, उसके बिना नींद नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट सोर्स इज मिल्क। मिल्क की चीजें हो गई जैसे दही, पनीर, आप आराम से खाओ, कोई इशू नहीं है। हमारे एक मनीष जी उन्होंने तो कहा कि पनीर ही सबसे खराब चीज पनीर है। पनीर कभी खराब नहीं, कंसिडर कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि आपको इंडियन डाइट में द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आप पनीर को कंसिडर कर सकते हो। बट अभी जैसे मार्केट बहुत हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड है अबाउट पनीर कि सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड है, ऐसे प्रोड्यूस्ड है, इसमें ये सारे केमिकल्स हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। दे आर जस्ट मार्केट इशूज। मतलब सबको कंटेंट देना होता है, सबको व्यूज चाहिए होते हैं, तो आपको जो हाइप लग रहा होगा मार्केट में आप उसके बारे में कुछ भी बोल दोगे। बाकी पनीर इज वेरी गुड, उसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है। इट्स जस्ट दैट उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है मिल्क से उसको। जब आप छोटे बच्चे को दूध पिलाते हो तो उसके बाद आप उसको जब उल्टी कराते हो, उसको जब थपकी देते हो कि ज्यादा पी लिया, तो उसके मुंह से दूध निकलता है क्या? दही जैसा कुछ निकलता है। यानी कि दूध को फाड़ने का जो मेरी बॉडी में एंजाइम है वो उस उम्र में होता है, लेकिन अगर आप दूध पी के उल्टी करोगे तो दूध निकलेगा। यानी कि वो एंजाइम अब हमारी बॉडी में नहीं है। वो एंजाइम जो दूध को हजम करने वाला सिर्फ छोटी उम्र में होता है, इस उम्र में नहीं है। इसका मतलब हमें दूध की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमें दही की जरूरत है। अगर खानी हो तो दही खाओ, और दही अगर खानी हो तो देसी गाय का प्योर दूध मिले। क्या कहना मैम आप, क्या हमारे पास नहीं है वो केमिकल दूध हजम करने? अगर ऐसा कोई केमिकल होता तो वो नाम बता देते। ऐसा कोई केमिकल नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, छोटे बच्चे का ना सारे ऑर्गन्स ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ग्रो कर रहा होता है, तो उसके प्रॉपर स्फिंक्टर्स डेवलप नहीं होते। स्फिंक्टर्स हमारी बॉडी में वो पार्ट्स होते हैं जो प्रॉपर ओपनिंग क्लोजिंग को गार्ड करते हैं, तो बच्चे में नहीं होता। इसलिए बच्चे को हम कुछ और खिलाते पिलाते भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी उसी के लिए ही काम कर रही है, और वो भी वो अपनी मर्जी से पीता है जितना उसको पीना है, देन उसके बाद वो अपने आप छोड़ देता है। बच्चा जब वॉमिट करता है उसका रीजन पहला होता है कि स्फिंक्टर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, ओपनिंग क्लोजिंग गार्ड नहीं हुई, प्लस स्टमक की मसल्स वीक हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से जो मसल्स की डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हुई है, तो वो बैक फ्लो कर देता है, जिसकी वजह से वो बाहर आता है। अब डाइजेशन की बात करें मिल्क के, तो वो अडल्ट में भी सेम होता है, इन्फेंट में भी सेम होता है। बच्चे ने अगर दूध पिया है तो जाते ही पेट में जो एसिड होते हैं पेट के HCl, वो उसको सबसे पहले कोएगुलेट कर देगा, मतलब डीनेचर कर देगा, जिसमें से सारा प्रोटीन एक साथ हो जाएगा और वे अलग निकल जाएगा। ऐसे ही अडल्ट में होता है, ऐसे ही छोटे बच्चे पे होता है। तो देयर इज नो एनी डिफरेंस। ऐसा कोई एंजाइम ऐसा कुछ नहीं है। अगर बड़ा इंसान भी अगर उसको कोई इश्यूज नहीं है रिलेटेड टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जैसे अगर किसी का एसिड कम सिक्रीट हो रहा है तो उसको सेम मिल्क वापस आएगा। अदरवाइज आप दूध पी के, आपको ट्राई करना दूध पी के उल्टी करना, आप देखना क्या निकलेगा। सबको सेम ही होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप दूध आराम से पी सकते हो। अभी मैम कुछ लोग ये भी बताते हैं कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, मुझे तो नहीं हुआ कभी कोई इशू। मतलब अभी मैंने देखा कि मेजर जो लोग हैं या जो अभी नए जेनजी बच्चे आ रहे हैं, मैंने 10 में से 8 बच्चों से यही सुना है कि मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। बचपन में मैं भी दूध पीना पसंद नहीं करता था, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस का तो नहीं पता, मैं पापा को अपने टॉलरेट नहीं कर सकता था, तो मैंने इसलिए पीना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये जितनी मार्केटिंग करी गई है या सच में कुछ ऐसा है? लैक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी लैक्टोज एक शुगर होती है जो कि मिल्क में पाई जाती है, उसको डाइजेस्ट करना बंद कर देती है या उसके साथ कुछ इश्यूज आ जाते हैं। और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम है वो होता है लैक्टेज, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर जो सबसे इनर लेयर के सेल्स होते हैं जिसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, तो वो सेल्स के अंदर, माइक्रोविलाइज के अंदर वो ब्रश बॉर्डर टाइप का एक एरिया होता है। जैसे हमारी ब्रश होती है ना, उसकी जैसे वो फाइबर्स निकले होते हैं, ऐसे ही वो ब्रश बॉर्डर वाला एरिया होता है, तो उसके अंदर होते हैं हमारे लैक्टेज एंजाइम। प्रॉब्लम क्या होती है, आप जो खा पी रहे हो वो सारी चीजें आपकी गट में जा रही हैं, गट की लिनिंग के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, वहां पे उसके साथ में आपने बहुत एसिडिक खा लिया तो वो इतने डेलिकेट सेल्स हैं, ब्रेक हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे। साथ ही साथ जैसे अभी मैदा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैदा खा लिया उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, तो जितना डैमेज उस माइक्रोविलाई की लेयर पे होता है उतना कम लैक्टेज एक्टिवेट बच पाता है, जिसकी वजह से जब आप लैक्टोज ले रहे हो अब वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एक फॉरेन बॉडी की तरह बॉडी में काम कर रहा होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन बहुत नीचे जाके आता है। उसकी वजह से अब पूरा एक एलर्जिक और मे बी इनटॉलरेंस टाइप रिएक्शन शुरू होगा, या तो लूज मोशन या डायरिया या वॉमिट या गैस्ट्रिक इश्यूज, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो अब ये किसी को भी हो सकती है, छोटे बच्चों को भी हो सकती है, अडल्ट को भी हो सकती है। जैसे लोग कहते हैं 20 साल तक तो मैंने
खूब दूध पिया, आज मुझे क्यों लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है? क्योंकि 20 साल में आपने खराब खाया, 20 साल में आपने बहुत अपनी बॉडी को इस तरीके से डैमेज किया, ब्रश बॉर्डर वाला एरिया बचा ही नहीं है, साथ ही साथ लीकी गट शुरू हो जाता है उसके साथ ही। तो ये पूरी स्टोरी होती है लैक्टोज इंटॉलरेंट के। बच्चों में क्यों हो रहा है? बच्चे क्यों शुरू से ही नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं? क्योंकि बच्चे भी तो उसी जनरेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनकी ऑलरेडी वो प्रॉब्लम थी। ऑलरेडी आप देखोगे आज के डेट में हर इंसान को गट इश्यूज 100% मिलेंगे, सबका पेट खराब होगा, लोग दिन में 2-2 3-3 बार जा रहे होंगे, राइट। लेकिन पहले वंस इन अ डे अगर हम सिर्फ वी आर गोइंग टू फ्लश आउट ऑल द एक्सेसिव वेस्ट, तो वो एक नेचुरल नॉर्मल चीज थी। आज आप दिन में 4 बार जा रहे हो, 5 बार जा रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। इट्स अ न्यू नॉर्मल टू अस, बट इट्स नॉट नॉर्मल। आपको उस पर काम करना चाहिए। इट इज टेलिंग यू दैट योर गट इज नॉट हेल्दी, योर गट हैज बीन डैमेज सो मच। जब वही एक जनरेशन आगे बच्चे प्रोड्यूस कर रही है तो वहां पे ऑलरेडी वो सारे ऑर्गन्स उसी तरीके से प्रोड्यूस हो रहे होंगे और वो इफेक्ट्स पास ऑन होंगे हेरिडिट्रिकली। इसीलिए बच्चों को इनिशियली जब वो पैदा होते हैं ऑलरेडी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रो नहीं होता है, इसीलिए मदर मिल्क के अलावा दूसरा मिल्क भी नहीं देते हम उसको। तो एक बार ही बच्चा हो सकता है इंटॉलरेंट शो होगा, आप उस टाइम पे बंद करो। आफ्टर 21 डेज या आफ्टर 6 मंथ्स, डिपेंड करता है आपका बच्चा कैसे उस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप ट्राई करते रहो इनकॉर्पोरेट करने का। आफ्टर सम टाइम बच्चे को वो सूट करेगा। ह्यूज पॉपुलेशन इज देयर जिसमें इंटॉलरेंस बचपन से ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है मैम। वो तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ तो है, मतलब लोग इशू फेस कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल भी नहीं रहा। नहीं, अभी न्यू टू नॉर्मल हो गया मैम। हर कोई हर अगला बंदा ये कहता है कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ, जैसे फैशन चल गया हो। सबको आमंड मिल्क पे जाना है ना, सबको सोया मिल्क पे जाना है। करेक्ट, फैशन दैट्स अ ट्रेंड। यस मैम। अभी मैम हम जोक भी करते हैं कि यार नॉन वेज के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, वेज के लिए सिर्फ पनीर है। हमारे मनीष जी कह रहे हैं पनीर नहीं खाना चाहिए। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको उनकी। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। क्या हो, अगर दुनिया में सबसे दल्ली खाने की कोई चीज है तो पनीर है। आयुर्वेद में ना क्लियर लिखा हुआ है कि दूध को विकृत करके नहीं खाना। विकृत मतलब डिस्टर्ब करके नहीं खाना। और हम नींबू डाल के दूध फाड़ते हैं, फिर पनीर बनता है। जी, आयुर्वेदा को बहुत प्रीच करते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते। अब जहाँ ये बैठे वहाँ एसी चल रहा है, आयुर्वेदा कहता है एसी में नहीं बैठना। ये बेसिक चीजें क्या होती है कि आपकी बॉडी जो है ना वो इवोल्व हो रही है, चेंज आते जा रहे हैं। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। तो ऑब्वियसली ये जो बातें कर रहे हैं वो बातें हैं उस इरा की, उस टाइम की जहाँ पे ये चीजें बनती भी नहीं थी। पनीर सबसे पहले बना था बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, जब हमारा टाइम जब एक्सीडेंटली कुछ चीजें फॉर्म हो जाती हैं या बिकॉज ऑफ सम नीड्स जब कुछ चीजें बनाई जा रही होती है, तो वो उसका इन्वेंशन तो हो गया। लेकिन उससे पहले जब हुआ ही नहीं था तो लोग खा नहीं पा रहे थे और वो फटे हुए दूध को हम खराब मानते थे क्योंकि उसमें से एक स्मेल भी आती है खट्टी खट्टी सी, जिसे हम अच्छा नहीं मानते। लेकिन आज की डेट में हमारी बॉडी ग्रो हो चुकी है, इवोल्व हो चुकी है, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली पनीर आपकी बॉडी के लिए बुरा तो नहीं है, बट उल्टा ये हम अच्छा मान सकते हैं क्योंकि पनीर एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको मैक्सिमम प्रोटीन देगा। जहाँ 250 ml दूध आपको 8 ग्राम प्रोटीन देता है, वहाँ 30 से 40 ग्राम प्रोटीन पनीर आपको देगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। साथ ही साथ वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं दूध से। जो बाद में वो जो वे वाटर बचता है ना, दैट्स मेजरली रिच इन प्रोटीन ओनली, दैट इज वे। उसके अलावा जितने भी दूध के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारा पनीर में आ जाता है। वो आप कंज्यूम कर रहे होते हो। 30 ग्राम का टुकड़ा इतना सा होता है। इतने टुकड़े से अगर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो क्यों नहीं लोगे। साथ ही साथ आपको उससे बहुत ज्यादा हैवी फील भी नहीं हो रहा, ज्यादा कंज्यूम भी आप कर पा रहे हो, तो आपकी प्रोटीन की नीड्स पूरी हो रही है। तो ये आप आराम से खा सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो हम अभी तक झगड़ते आ रहे हैं कि वेज सोर्स बढ़िया है, नॉन वेज सोर्स बढ़िया है, प्रोटीन तो कहीं से भी मिलना चाहिए, वो आपका पर्सनल होना चाहिए कि हाँ मुझे नॉनवेज खाना है या नहीं। तो इस पे आप क्या कहते हो कि वेज बढ़िया है या नॉनवेज बढ़िया है? दोनों ही अच्छे सोर्सेज हैं। ऑब्वियसली आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। प्रोटीन आपको किस सोर्स से मिल रहा है, वेज से, नॉन वेज से? अगर इसकी हम बात करें विद द इरा जब हमारे एंसेस्टर्स वर लिविंग, जैसे हम आदि मानव के काल से या वेरी फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन से बात करें, हमारे जो फर्स्ट डाइट टाइप था ना वो था प्लांट बेस्ड और इंसेक्ट्स बेस्ड। क्योंकि हमारे पास खाना नहीं होता था, हमारे पास क्रॉप्स नहीं होती थी, हमें दूसरे एनिमल को किल करके भी मारना नहीं आता था, राइट। प्योरली कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायंस, उनका अपना एक फूड वही स्पेसिफिक है। तो वो डायरेक्टली, चाहे उनको बहुत पुराने टाइम से देखो या आज देखो, वो सेम ही खा रहे हैं, वो कभी आपको प्लांट्स खाते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग मिक्स टाइप का खाते थे। उसके बाद हम इवोल्व करते गए। जैसे हमारा उस टाइम पे BMR बहुत हाई रहता था। आज से अगर हम 100 साल पहले, 150 साल पहले या 200-300 साल पहले बात करें तो 4000 किलो कैलोरी BMR होता था। आज वो रह गया है 2000, या फीमेल्स की बात करें तो 1600। उसी तरीके से हमारी नीड्स चेंज हो रही हैं। अब बात करें प्रोटीन कौन से सोर्स से लेना चाहिए, तो उस टाइम पे मेजर प्लांट सोर्स था। उसके बाद हमने इवोल्व किया, हमने ग्रो किया,
अपने आप को टेस्ट वाइज भी डेवलप किया, हमारे गस्टेटरी सेल्स भी बहुत अच्छे से इवॉल्व हुए। तो हमने देखा कि जो सेंस ऑफ टेस्ट है हमारा खाना उस पर मेजरली डिपेंड हो गया। पहले नॉनवेज खाते हुए वो कच्चा खा रहे होते थे, टेस्ट अच्छा नहीं आता था, लेकिन खा के लंबे टाइम तक वो फुल फील करते थे और आराम से अपना काम कर रहे होते थे, बिकॉज दैट टाइम वाज कॉल्ड एज हंटर गैदरर एरा। अच्छे से हंट करो, गैदर करो और लंबे समय तक रहो, फिर केव से निकलो, फिर हंटिंग करो, फिर गैदर करो। तो ये था। अब हमारा काम क्या है, बस रेडी टू ईट है सब कुछ। जितना रेडी टू ईट आ रहा है उसके लिए कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। सप्लाई बढ़ रही है तो उसके लिए अडल्ट्रेशन, प्रोसेसिंग और इंजेक्टेबल्स, ये सारी चीजें आती जा रही है। एनिमल्स की तो अपनी एक साइकिल होती है ग्रोथ की प्लस रिप्रोडक्शन की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उसको जब डिमांड बढ़ रही है तो इंजेक्टेबल्स देंगे, हार्मोन्स देंगे, केमिकल्स देंगे। सेम विद प्लांट्स भी होगा, राइट। लेकिन एनिमल्स और हम भी साइंटिफिक एनिमल्स ही हैं। अगर हम अपनी सिविलाइजेशन छोड़ दे तो हम भी एनिमल्स हैं। सेम हमारी बॉडी की प्रोसेस है, तो सेम स्ट्रेस के टाइम के उनके भी केमिकल्स रिलीज होते होंगे, सेम उनको भी एक इन्फ्लामेशन में भी होती होगी, राइट। तो वो इन्फ्लामेशन अब इतना एक्सेसिव होता जा रहा है एनिमल वेस्ट फूड में, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आप देखोगे एवरीडे बेसिस में। देखती हूँ जब मेरे पास पेशेंट आते हैं गंगाराम में, तो वो क्या बोलते हैं कि मैम आज से 5 साल पहले अच्छे से नॉनवेज खा रहे थे लेकिन अब नहीं सूट होता। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वो नॉनवेज अब जिस तरीके की इन्फ्लेमेशन कोज कर रहा है वो इन्फ्लेमेशन बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही। तो जब तक आपकी बॉडी सूट कर रही है, जब तक आप उसको खा पा रहे हो, या जब तक आप एक रिलायबल सोर्स से ले रहे हो नॉनवेज, तो खा सकते हो। आई माई सेल्फ इज अ वेजिटेरियन, बट आई एम इन सच अ प्रोफेशन जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल चॉइसेस दूसरे पे नहीं थोप सकती, मुझे सब चीजें बतानी पड़ेंगी उनको। ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड इज ऑलवेज गुड, गो ग्रीन कैंपेन इज एक्चुअली गुड, बिकॉज ये आपको इन्फ्लेमेशन कम प्रोवाइड देती है बॉडी में कंपैरेटिवली टू एनिमल फूड। बट जब तक आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है, जब तक आप उसको एक अच्छे अमाउंट में, एक ऑप्टिमम अमाउंट में, प्रॉपर कुकिंग के साथ और प्रॉपर गुड सोर्सेज से लेकर खा रहे हो, तो दैट्स ओके। लेकिन जहां आप सिर्फ रेड मीट पे रिलाई कर रहे हो, आपका सोर्स का नहीं पता है, आप कहीं से भी सस्ते के चक्कर में उठा के ला रहे हो, तो वो चीजें प्रॉब्लम देती हैं। तो वेज नॉन वेज कुछ भी खाओ, बस बी माइंडफुल। आप प्योर वेजिटेरियन हो, आपको टफ नहीं होता है बॉडी बिल्डिंग में? जैसे कि अभी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, चिकन का इंटेक बढ़ा दूंगा, एग के इंटेक बढ़ा दूंगा, प्रोटीन ज्यादा इंटेक करूंगा। क्या मतलब इंटेक करोगे अगर आपको ज्यादा अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है? तो घोड़ा वेजिटेरियन है कि मीट खाता है? वेजिटेरियन। बॉडी कैसी उसकी? अच्छी है। हाथी वेजिटेरियन है कि मीट खाता है? हाँ वेजिटेरियन है। बिग है भाई। यस यस। हिरन फुर्ती कितनी है उसमें? हाँ वेजिटेरियन है। सिर्फ कॉम्प्लिकेट किया लोगों ने कि इतना ग्राम प्रोटीन लिया, मैंने 18 अंडे नहीं खाए, कितना प्रोटीन खाएंगे कितना नहीं खाएंगे। एक बार छोड़ना भाई, सिर्फ मेहनत कर। बेसिकली वो जो कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है, क्योंकि नेचर का ना अपना एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। अब नेचर ने जिसको वेजिटेरियन बनाया है, वो वेजिटेरियन से ही जितना भी ले रहा होगा उसकी बॉडी उतना एक्सेप्ट कर रही होगी। और नेचर से जब आप थोड़ा बहुत उसके प्रिंसिपल्स के साथ में आप जब चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट करते हो, तो आपकी बॉडी को भी उसके सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते हैं। आप घोड़े को नॉनवेज खिलाओगे, वो खा ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। तो उसकी बॉडी बनी ही उस तरीके के अमीनो एसिड प्रोफाइल के लिए। ह्यूमंस के लिए जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो अलग तरीके से बनी, तो आपको उसी अमीनो एसिड प्रोफाइल को लेना है। जो वेजिटेरियंस हैं बाय नेचर, जो नॉनवेज खा ही नहीं सकते, जैसे जो भी एग्जांपल उन्होंने दिए, एलिफेंट, हॉर्स, डियर, ऑब्वियसली वो सिर्फ वही टाइप का प्रोफाइल एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रोटीन आप कहीं से भी ले लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी रिलीजियस चॉइस है, आप किस फैमिली से ग्रो कर रहे हो या आप किस फैमिली में बोर्न हुए हो, तो वो सारी चॉइसेस वहां से आती हैं। नहीं, अभी जैसे उन्होंने मैम कंपेयर करके बताया कि घोड़ा क्या खाता है, या फिर कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिल्कुल अलग है ना उनसे। उनके पास वो सेल्यूलोज है जो प्लांट के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनके पास वो बैक्टीरिया है। हमारे पास वो रेमिनेंट रह गया है। जैसे मैंने बताया, जब हमारा शुरुआत हुई थी खाने पीने की चीजों की, तो तब हम मेजर पोर्शन ऑन प्लांट्स डिपेंड करते थे, थोड़ा बहुत वो इंसेक्ट्स एंड ऑल इस तरीके से। तो एट दैट टाइम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अपेंडिक्स, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक रेजिडुअल पार्ट, अब आप अगर वो डायग्राम देखोगे तो नीचे एक रेजिडुअल पार्ट होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। वो हमारे जितने भी एनिमल्स की उन्होंने बात की है, प्राइमेट्स जिसको हम बोलते हैं, उनके अंदर अभी भी फुल्ली फ्लेज फंक्शन कर रहा है। तो वो कैपेसिटी रखते हैं मैक्सिमम प्रोटीन उसमें से ले लेने की, और जो भी टाइप का फाइबर, सेल्यूलोज एक प्लांट फाइबर है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हमें पानी ज्यादा चाहिए होता है। इसलिए फाइबर ह्यूमन डाइट में मैक्सिमम 30 to 40 ग्राम्स ही अलाउड होता है बाय RDA। लेकिन वो लोग आराम से खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
वो अपेंडिक्स उसको सपोर्ट कर रहा होता है, तो इसीलिए उनको नॉनवेज की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप वो चीजें छोड़ के बॉडी को इजिली एब्जॉर्ब होने वाला प्रोटीन दे रहे हो तो वो चलेगा। लेकिन दैट्स अगेन आई एम सेइंग कि वो आपकी चॉइस है, आप क्या खाना चाह रहे हो। अब जैसे मैं कह रही हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, इफ आई वांट तो मैं प्रीच कर सकती हूँ कि नहीं वेजिटेरियन ही खाना है, आप इस तरीके से खाओ, तो वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। जैसे लोग वीगन बनते जा रहे हैं ऑब्वियसली वो इसीलिए क्योंकि वो क्रूएलिटी हटाना चाहते हैं। क्रूएलिटी हटाने के लिए कि लाइक आप दूसरे को किल कर रहे हो तब आप खा रहे हो, वो एक बायस फैक्टर है जिसको वो प्रीच कर रहे हैं बाय शोइंग हिज ओन बॉडी। अदरवाइज आप जो मर्जी खा रहे हो दैट्स ऑल। वो तो मैम आपने बिल्कुल सही बोला। पहले हम पूछते थे वेज हो या नॉन वेज हो, अब हमें पूछना पड़ता है कि वेज हो, नॉन वेज हो या वीगन हो। वीगन के साथ दिक्कत ज्यादा नहीं है मैम, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है एक गरीब आदमी तो वीगन नहीं बन सकता, भले उसमें कितने भी अच्छे वो हों कि यार मैं उसके साथ ऐसा ना करूँ या मैं किसी जानवर के साथ कोई तकलीफ ना दूं उसे, एक गरीब आदमी तो वीगन नहीं बन सकता। मैम मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि वीगन एक मार्केटिंग करी हुई चीज है। यू कैन से दैट ऑल्सो कि ये मार्केट गिमिक भी हो सकता है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वीगन लोग सिर्फ फूड चॉइसेस में वीगन नहीं है, वो अपनी लाइफ को पूरा जितनी भी चीजें उनको रिक्वायर्ड है उस सब में वीगन ही होते हैं, कंप्लीटली 100% प्लांट बेस्ड। तो प्लांट बेस्ड चीजें हैं तो उसको आपको प्लांट बेस्ड तरीके की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वहीं से बाय करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि ये मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है, बट एक्चुअली में मतलब इसके बारे में ज्यादा बोलना इज लाइक कि लोगों के सेंटिमेंट बैकलैश लेंगे मुझे पता है मैम, नहीं मगर मेरा ये मानना है मैम कि चलो ठीक है आप वीगन बन गया, देन हमें वीगन बेस्ड मीट चाहिए ही क्यों? को मीट नहीं खाना देन कंपनी वीगन बेस्ड मीट क्यों बना रही है? दैट इज फ्रॉम सोया। मैम वही कह रहा हूँ मैं कि आप यही चाह रहे हो ना भाई मीट ना खाए हम, फिर वो मीट बनाने का कोई सेंस नहीं बनता मेरे। अभी आप बोल रहे हो वीगन बन गए मतलब वो समटाइम्स बैक इन देयर लाइफ वर ईटिंग, तो अब टेस्ट बड्स, दिस टेस्ट इज द वेरी बिग कल्प्रिट जो बॉडी को अच्छे से नहीं रहने देता है, क्योंकि इसको एक बार पता चल गया कि यार ये ऐसा टेस्ट करता है, अब मेरा ब्रेन उसी को क्रेव करेगा, राइट? तो वो क्रेविंग तो नहीं हट सकती ना। आप अपने कॉन्शियस माइंड के साथ प्लेज कर सकते हो कि भाई मुझे क्रूएल्टी फ्री रखना है, मैं बहुत ज्यादा इकोसिस्टम को हार्म नहीं करूंगा, दूसरे को किल नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुद की पर्सनल क्रेविंग्स भी हैं। तो फॉर दैट मैटर अब लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में देखा कस्टमर की ये नीड है तो वो तो उसी नाम से उसको सेल करने का ट्राई करेगा। अगर वो बोल दे कि मैं टोफू दे रहा हूँ, अगर वो बोलते मैं टोफू से कुछ बना के दे रहा हूँ, तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार टोफू सोयाबीन, बट उन्होंने बोल दिया वेजिटेरियन मीट, अब उन्होंने मीट को टेस्ट किया हुआ है तो उनकी क्रेविंग होगी, वो बाय करने जाएंगे। सो ऑब्वियसली वो मार्केट गिमिक तो है, बट वीगन होना ना होना दैट्स योर पर्सनल चॉइस। आपकी पॉकेट पे हैवी रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि आजकल लोगों को अवेयरनेस हो रही है, लोग बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, क्रूएल्टी नहीं करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जितना मर्जी कॉस्ट पे दो तो दे विल बाय, बिकॉज व्हेन समथिंग इज रिलेटेड टू योर सेंटिमेंट्स तो वो कुछ भी प्राइस देंगे, दैट डजंट मैटर कि वो क्या है। मैम तो आपने कभी वीगन किसी को आपने डाइट एडवाइस की है? कोई वीगन सारे लोग आते हैं, इवन वीगन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब स्पेशली जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन डी, B12, ये जो होते हैं ना वो लोअर साइड पे रहते हैं थोड़ा सा, अगर माइंडफुल और अच्छी प्लानिंग के साथ उनको डाइट नहीं दिया जाता है तो वीगन लोगों में डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम वीगन लोगों के साथ तब आती है जब उनको विटामिन डी लो होता है। अल्टीमेटली आपको सप्लीमेंट देना पड़ेगा विटामिन डी के लिए। डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि बॉडी में स्टोर खत्म हो गया, अब आप डाइट से जितना मर्जी करो वो एकदम से नहीं फील होगा। अब वीगन लोग क्या कहते हैं, हमें सप्लीमेंट भी प्लांट बेस्ड चाहिए। प्लांट बेस्ड विटामिन डी होता है D2, एब्जॉर्ब तो करेगी लेकिन जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, तो वो डेफिशिएंसी नहीं फील होगी। ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं ऑब्वियसली, बट एनीवे इट्स पीपल सेंटिमेंट, तो देना पड़ता है हमें उनको उनके हिसाब से चीजें। प्लान करना इज नॉट अ वेरी बिग एंड टफ टास्क, हो सकता है प्रोवाइडेड आप कितने नॉलेजेबल हो। नहीं, क्रुएल्टी के तो खिलाफ मैं भी हूँ मैम। अभी एक यूट्यूबर थे, उन्होंने दिखाया कि दिल्ली के गौशाला में गायों के साथ किस तरह से किया जाता है। वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम गौ माता बोलते हैं, बट शायद कहीं ना कहीं बिजनेस में वो चीज़ें नहीं आती। भले ही घर में हम गौ माता की पूजा कर रहे हो, बट वो बिजनेस पे जब बात आती है तो हम, जब वो गाय नहीं दूध नहीं देती तो हम सड़कों पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं उस बात पे तो नहीं बोल रहा, बट मैंने जो अभी देखा है ना लोगों में कि वो वीगन इसलिए नहीं बन रहे हैं कि क्रुएल्टी देख रहे हैं, वो नहीं, वो वीगन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने उसे काफी एम्फसाइज कर दिया कि वीगन बनना मतलब काफी अच्छी चीज हो गई। मतलब आप अपने आप को ना आउट ऑफ द वे रख, कहीं पे भी आप बिल्कुल अलग रख सकते हो कि हाँ मैं वीगन हूँ, मैं तो ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ मैं वीगन हूँ। देखो वही है ना, मार्केट आपको दोनों तरीके से मैनिपुलेट करती है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग, तो आप कितना मैनिपुलेट हो रहे हो, किस चीज से हो रहे हो, वो तो है ही। साथ ही साथ समटाइम्स इट्स देयर कॉन्शियस डिसीजन, समटाइम्स इट्स देयर मे बी उन्होंने सामने से किसी को किल करते हुए देखा होगा, मे बी उन्होंने सामने से, जैसे एक वीडियो था मैंने भी देखा था यूट्यूब पे या पता नहीं कहाँ पे, तो उसमें एक यही मैसेज था कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन को हाथ में नाइफ दे दो और बोलो आपको खुद ही अपना नॉन वेज बनाना है, और मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द लिविंग एनिमल, तो 90% लोग छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़।
तो वही मैं कह रही हूँ, ये सेंटिमेंटल चीज भी है, मार्केटिंग चीज भी है, आपकी बॉडी की डिमांड भी है। समटाइम्स बॉडी में कुछ कंडीशंस ऐसी राइज हो जाती हैं, आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ता है। जैसे आप यूरिक एसिड का केस देख लो, वहां पे आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्स का प्रोटीन, क्योंकि उसकी प्रोफाइल वैसी होती है अमीनो एसिड की, हमारी डिपेंड करता है क्या कंडीशन रही है, बट उनके चैलेंजेस थोड़े रहते हैं। मैम जैसे अभी प्रोटीन की बात करी हमने नॉन वेज सोर्स बात कर लिया, वेज सोर्स बात कर लिया। अभी हमारे एक यूट्यूबर है, उन्होंने बताया कि हम वड़ा पाव से भी प्रोटीन ले सकते हैं। मैंने वड़ा पाव लिया और वड़ा पाव को एक जर्मन लैब में भेजा टेस्ट करने के लिए इंडिया में। उसकी लैब रिपोर्ट आई, आपको शॉक कर देगा। उस वड़ा पाव में 9 ग्राम प्रोटीन है, और अगर आप सिर्फ वड़ा खाते हैं तो 9 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा, लेकिन कार्ब्स हट जाता है। कभी प्रोटीन की जरूरत पड़े 2 वड़ा खा लीजिएगा, आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। वड़ा पाव में पाव अपने आप में ही कार्ब होता है, तो कार्ब कहाँ से हट जाएगा, कार्ब तो रहेगा। अब वड़ा किस चीज से बनाया है, वो बेसन से बनाया होता है या कुछ भी हाई प्रोटीन फ्लोर से बनाया है, तो उससे मिलेगा। तो जब आपको वो हाई प्रोटीन फ्लोर ही खाना है तो आप कहीं से खा लो वड़ा। अब आप ऐसा तो नहीं है कि अब आप घर पे बना के वड़ा खाओगे, आप ऑब्वियसली उसके लिए इजी टू हैव फूड है, तो आप जाओगे स्ट्रीट फूड पे या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी, मतलब XYZ किसी आप एक जगह पे बैठ के खाओगे जहाँ पे आपको नहीं उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो पहली चीज, वड़ा पाव में जो वड़ा होता है वो अपने आप में ट्रांस फैट से पूरा भरा होता है। साथ ही साथ जो पाव बार बार फ्राई हो रहा है, जिस तेल में फ्राई हो रहा है वो तेल भी रीयूज्ड है, तो वहां पे भी कुछ मेटल्स आ चुके होते हैं जिस कढ़ाई में वो फ्राई होता है, और ट्रांस फैट बन चुका होता है। 9 ग्राम प्रोटीन जो कि आप एक कटोरी ऑफ दाल से ले सकते हो घर पे बने हुई, आप उसके साथ में इतना ट्रांस फैट क्यों कंज्यूम करोगे? तो ऑब्वियसली अगर इतना ही आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप सीधा चना दाल का घर में ही सत्तू बना हुआ 1 गिलास पानी में डाल के पी लो, सबसे इंस्टेंट, सबसे इजी, आपको उतना ही मिल जाएगा, क्योंकि वो वड़ा बेसन से ही बना था, उसी को ही टेस्ट करके 9 ग्राम बता रहे हैं ये। तो दैट्स इवन वो तो मैम तला डीप फ्राई भी है वड़ा, उसी में ट्रांस फैट बनते हैं। तभी मैं बोल रही हूँ कि वो ट्रांस फैट प्लस साथ में जो जिस मेटल के कंटेनर में इसको फ्राई किया है वो मेटल्स आ रहे हैं साथ साथ में, तो वो दोनों चीजें शरीर के लिए इतने हार्मफुल हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा बिल्डअप करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली वही रीजन होता है कि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। जंक फूड ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जंक फूड बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। अभी तो मैम यंगस्टर सिर्फ जंक फूड ही खाते हैं, मैगी। आप देखो आप घर में कितना खाते होगे, मे बी जैसे हम कहते हैं आज तो पार्टी करनी है, पार्टी करने का मतलब क्या होता है, अपने शरीर को कुछ अच्छा देना है, बट वो अच्छा देने के जगह हम क्या दे रहे होते हैं, हम हमारे सेल्स को पनिश कर रहे होते हैं। पार्टी करने का मतलब क्या है, यू आर एंजॉइंग, यू शुड बी फीलिंग गुड, आपके सेल्स को हेल्थ मिलना चाहिए, समथिंग विच इज हैप्पियर, दैट मीन्स आप कुछ एड ऑन कर रहे हो। बट एट दैट टाइम इफ यू आर ईटिंग समथिंग ट्रांस फैट, समथिंग मेटलिक और समथिंग फ्री रेडिकल वाला खाना, तो उससे आपकी एज कम ही हो रही होती है, क्योंकि सेल्स पे ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। आपने तो मैम पार्टी का मतलब स्टिल काफी हेल्थियर साइड पे रखा है, यहाँ तो पार्टी का मतलब भी कुछ और होता है, दारू। एग्जैक्टली लोग यही सोचते हैं कि पार्टी का मतलब यही होता है। अल्कोहल, स्मोक, 2 सबसे बड़ी चीजें हैं जो आपके खून को बहुत गाढ़ा बना रही हैं, ब्लड को इतना थिक कर रहे हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम डिसलिपिडेमिया की बहुत शुरू हो रही है। आजकल सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हम देख रहे हैं वो आते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड के, हाई कोलेस्ट्रॉल के और प्री डायबिटिक एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। और रीजन क्या होता है, देयर लाइफस्टाइल, रात को लेट सोना, लंबे समय तक स्क्रीन पे रहना, सुबह लेट उठना, उसके बाद कुछ भी XYZ खा लेना। हाँ, हेल्थ के नाम पे एक डिटॉक्स वाटर फॉलो कर लेंगे, हेल्थ के नाम पे थोड़ा सा सैलेड खा लेंगे, बट हेल्थ के नाम पे वो स्मोक नहीं छोड़ सकते, वो अल्कोहल नहीं छोड़ सकते। उनको वीक में 2 बारी पार्टी करने जरूर जाना है जिसमें उनको लिकर जरूर लेना है। साथ ही साथ वो मोबाइल स्क्रीन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोग कहते हैं अभी फ्री हो गए, अभी तो मोबाइल लिया है। अरे अभी फ्री हो गए मतलब फ्री हो गए हो, उससे पहले भी तो आप मोबाइल में ही थे ना, उससे पहले भी आप स्क्रीन पे ही काम कर रहे थे। फ्री का मतलब है आप फ्री हो, अब बॉडी को रेस्ट चाहिए, आईज को रेस्ट चाहिए, ब्रेन को रेस्ट चाहिए, बट हम रेस्ट में भी रेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। इसी की वजह से फिर आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती है, इसी की वजह से आपकी सर्केडियन खराब होती है, पूरा मेटाबॉलिज्म खराब होता है। मैम अभी आपने बहुत ही मार्केट गिमिक वाली चीज बोली, डिटॉक्स वाटर। आजकल मैंने इतना मार्केट, मैंने इवन मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे ये बोला था कि तुम डिटॉक्स के लिए क्या करते हो। मैंने कहा डिटॉक्स के लिए क्या करना होता है, हमारी बॉडी ऑलरेडी खुद को डिटॉक्स कर रही होती है, लीवर है, किडनी है, बट इन लोगों ने मार्केट में क्या देख रखा है कि आपने पानी के अंदर नींबू निचोड़ा, शहद डाला, बॉडी डिटॉक्स हो गई। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि आप पूरे दिन कचरा खा रहे हो, आप सोचो कि रात में 1 गिलास नींबू पानी से मैं निचोड़ के अपने बॉडी को डिटॉक्स कर लूंगा। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या डिटॉक्स जैसी कोई चीज होती भी है ना? डिटॉक्स ऑब्वियसली होता है, क्योंकि उसी का रिजल्ट है आपको जो स्वेट आ रहा है, आप जो यूरिन जा रहे हो, आप जो डिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो वो सारी प्रोसेसेस ही बता रही है कि डिटॉक्स हो रहा है। तो डिटॉक्स नेचुरली बॉडी करती है, बट तब मैक्सिमम एफिशिएंसी में करती है व्हेन यू आर सपोर्टिंग इट, बट व्हेन यू आर ओवरलोडिंग इट तो वो थोड़ा स्लो
हो जाता है, ओवर द टाइम वो शट डाउन भी हो सकता है। शट डाउन को ही हम बोलते हैं एक्यूट कंडीशंस, जैसे एक्यूट लिवर अटैक, एक्यूट किडनी अटैक, राइट, एक्यूट हार्ट अटैक। तो ये सारी कंडीशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती हैं। तो डिटॉक्स नेचुरली करो, हाइड्रेटेड रहो, फाइबर खाओ, अच्छे से आप गुड प्रोटीन लो, गुड फैट्स लो, एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, जो कि आपको एक नॉर्मल घर के खाने में भर के मिल जाएगा। आप घर के खाने में डेली ब्लूबेरीज भी नहीं ले रहे हो ना, एवोकाडो भी नहीं ले रहे हो, तो भी आपको अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, विटामिन सी सब मिलेगा। वही है कि लोग डिटॉक्स वाटर लेने के लिए रेडी हैं किसी भी तरीके का, लेकिन रोज के 10 गिलास पानी नहीं पियेंगे। अगर इतना भी आप कर लोगे डिटॉक्स अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का प्रेस्पिरेशन चलता रहेगा, स्वेट आता रहेगा, मॉइस्चर बना रहेगा, यूरिनेट करते रहोगे, तो ऑब्वियसली वो डिटॉक्स हो रहा है। वही कह रहा हूँ ना मैम कि बॉडी खुद को डिटॉक्स कर रही है, आपको उसके लिए एक्सटर्नली कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशली कि आप पूरे दिन कुछ भी खा रहे हो, आपको डिटॉक्स करना है तो आपकी जो डाइट है उससे ही डिटॉक्स करो खुद को, इंस्टेड कि आप 500 रुपए और 1000 रुपए का बॉटल ब्लैक मंगवा रहे वाटर हो, खरीद रहे हो, पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हो। ब्लैक वाटर का ही मैम पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा चल गया था कि अल्कलाइन वाटर है, बॉडी को अल्कलाइन कर देगा, बॉडी तो खुद एसिडिक क्यों बना रहे हो बॉडी को? पहले जो एल्कलाइन करने के लिए आपको इतना महंगा केमिकल खरीदना पड़ेगा, क्यों? आप इतना जो खा रहे हो, गलत टाइम पे खा रहे हो, एक्सेस खा रहे हो, सारा सैचुरेटेड फैट खा रहे हो, फिर उसके बाद सो भी टाइम पे नहीं रहे हो, पानी भी नहीं पी रहे हो, तो एसिडिक बन रही है बॉडी। आप उसके साथ ही साथ आप बेड से नीचे नहीं उतरना चाहते हो, सब कुछ आपको बेड पे, टेबल पे चाहिए। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, टेबल पे ही 4 बोतल्स रख लेंगे। यूं नहीं है कि 1 घंटे में उठ के आप पानी पीने चले जाओ एटलीस्ट। तो हर आवर में अगर आप वो 5 मिनट की वॉक भी करते हो तो भी अच्छा है, उतने में उसमें भी बॉडी आपको गुड इनफ रिजल्ट्स देती है। बस ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत मतलब उनका साइकिक लेवल अलग ही होता है। मेरे जैसे अभी लोग कई बार तो ये भी सोचते हैं कि डाइटिशियन को आप पैसा दे रहे हो तो आपने उनको एक तरीके से खरीद लिया है। बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में ये मेंटेलिटी रहती है, स्पेशली इंडियंस। तो वन ऑफ माई क्लाइंट वंस केम टू मी एंड काइंड ऑफ कि ठीक है मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मुझे वेट लॉस चाहिए, लेकिन मुझे डेली 1 kg मिठाई भी खानी है, तो व्हाट सॉल्यूशंस वी कैन गिव। आई ऑल्सो टोल्ड हिम कि ठीक है आप खाओ, लेकिन मुझे भी चाहिए आपको हर 1 घंटे में बिल्डिंग का 1 चक्कर लगाना है। 7 फ्लोर्स है, 7 स्टेयर्स का 1 चक्कर लगाओ। आप मुझे पैसे दे रहे हो, आप भी तो वो करोगे जो मैं करा रही हूँ। तो सिंपल सी चीजें, लोग अपनी हैबिट्स छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। उनको लग रहा है पैसा फेंको, तमाशा देखो, हेल्थ हो सकती है। नॉट एट ऑल, हेल्थ कैन नॉट बी बॉट फ्रॉम मनी। आप नहीं खरीद सकते हेल्थ। वही वाली बात है, लोग चेंज चाहते हैं और खुद चेंज नहीं होना चाहते। इंस्टेंट एरा है ना ये। हाँ। आज आप एक घंटे की रेसिपी की वीडियो 2 मिनट की रील्स में देख रहे हो, अब उसमें भी ऑप्शन आ गया 2x पे देख लो। 2x पे देखिए, मतलब वो ऑलरेडी शॉर्ट है यार, उसको आप और शॉर्ट कर रहे हो। तो वही इंस्टेंट एरा है। आज डायबिटीज डिटेक्ट हुई है, मुझे कल सुबह तक उसको खत्म भी करना है, मुझे लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना। अब इन चीजों को कितना समझाएं, बहुत बहुत लंबा प्रोसेस होगा लोगों को अच्छे से समझाने में, उनको ठीक करने में। एनी हाउ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैंने अभी आपने मैम ऑफिस की बात बोली, मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ वो एक पानी बनाते हैं, पता नहीं डिफ्यूज्ड वाटर बोलते हैं आई गेस उसे। अदरक डाल देना, क्यूकम्बर डाल देना, पुदीना, जो भी कुछ डाल के। मैंने कुछ लोगों को देखा वो पानी वो पी रहे हैं, उसके बाद वो पीने के बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया। मैंने कहा फिर कोई सेंस नहीं है। फिर आप बोलोगे क्या मैं डिटॉक्स के लिए तो वो पी लिया था, फिर जहर पी लिया मैंने। तो मैम मेरा तो जो भी ये जो चीजें है मैम, या डिटॉक्स भी है, तो मैं यही सोचता हूँ कि उन्होंने वो इसलिए बनाया है ताकि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के हैबिचुअल हो तो आप उसे ना पी के हमारा ड्रिंक पियो। इससे क्या होगा कि आपने जो कैलोरी कंज्यूम करनी थी, तो अब ऐसी बात है अगर आप जहाँ पे 200 ml कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो, आप जहाँ पे आपको 100-150 कैलोरी मिल रही है मीठे से, वो आपने नॉर्मल हर्बल ड्रिंक पिया तो डिटॉक्स ही होगी बॉडी, क्योंकि आपने तो शुगर डाला नहीं। आप नॉर्मली अगर अपना लाइफस्टाइल में 60% भी सुधार ले आओगे ना, आई एम नॉट सेइंग एक दिन में 100% चाहिए, आपको जो खाना है आप खाओ। पार्टी के लिए आप हफ्ते में 1 दिन अपना रखो, ठीक है, उसके बाद बाकी दिन आप नॉर्मल खाते रहो, तो भी बॉडी इज डिजाइन सो ब्यूटीफुली कि आप अगर उसको 1% भी इनपुट्स दे रहे हो ना, वो आपको 10% आउटपुट देगी। नेचर का काम है सर्वाइव करना, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज नेचर का रूल है। तो नेचर ट्राई करेगी कि आप कंटिन्यू अपनी लाइफ जी पा रहे हो, लेकिन अगर आप वो 1% इनपुट देने के लिए भी रेडी नहीं हो तो सॉरी टू से आप जो मर्जी ले लो, कुछ भी चीज का इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। अभी मैं आपने डायबिटीज की बात करी, मार्केट गिविंग की बात में, एक कंपनी है मुझे नाम नहीं आ रहा, डायबिटिक करके कुछ नाम है, उन्होंने क्या बताया कि आप हमारा आटा यूज करो। उन्होंने फुल स्टडी दिखाई कि जिन लोगों ने हमारा आटा यूज किया उनकी इंसुलिन स्पाइक नहीं हुई। उन्होंने आटा बना रखा है अपना खुद का, आई गेस लगता है 2-4 प्रोडक्ट और भी है उनके, डायबेक्सी समथिंग कुछ, हाँ डायबेक्सी कुछ करके, हाँ मैम वही। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। सी दैट्स अबाउट मार्केटिंग, वही हम बहुत देर से डिस्कस किए जा रहे हैं, मार्केटिंग एट इट्स पीक, ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं होता है। आपको मेजर चीजें क्या है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए शुगर का जो ट्रीटमेंट होता है, आइडियली अगर आप देखोगे तो शुगर ट्रीटमेंट कंप्राइज ऑफ 60-70% योर डाइट, बल्कि 50% योर डाइट, 20-30% योर एक्सरसाइज एंड 10-20% आप
आपका जो ड्रग थेरेप्यूटिक जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, तो अगर आप इसमें से 50% वाला एक्सक्लूड ही कर दोगे, डाइट का मतलब नहीं होता कि आप, जैसे कई बार क्लाइंट आते हैं बोलते हैं कि अब पहले आपकी फीस देंगे, फिर उसके बाद आप जो सामान लिखोगे वो खरीदना है, फिर उसके बाद अब हमें अपने आप को भी चेंज करना है, तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। इससे बेटर हम दवाई ले लेंगे। डाइट इज नॉट अबाउट दैट कि आप कितने प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप कितना मार्केट को अपने पॉकेट से निकाल के दे रहे हो। डाइट इज अबाउट जो आपके पास है, आप वो कितना माइंडफुली खा रहे हो। डाइटिंग इज दैट। डाइटिंग के साइंस ही है माइंडफुल ईटिंग। तो आप चाहे डायबेक्सी का आटा खा लो, चाहे आप बाजरा खा लो, चाहे आप ज्वार खा लो, आप उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं रखोगे, आप उसको प्रॉपरली एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं खाओगे, तो आपको कोई असर नहीं होने वाला है। डायबेक्सी का आटा ऑब्वियसली उसके थोड़े रिजल्ट्स हैं अच्छे कंपैरेटिव टू अदर्स, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके भी नहीं है। पेशेंट्स वेट गेन करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट देते हैं ना क्लाइंट को या पेशेंट को, तो उनको लगता है अब ये इस प्रोडक्ट का काम है, हमारा काम नहीं है, अब हम उतना ही खा सकते हैं जितना हमें खाना है, क्योंकि ये डायबेक्सी का आटा है। तो वो एक्सेस खा लेते हैं। अब वो एक्सेस खा रहे हैं तो कैलोरीज तो आएंगी, वो कैलोरीज क्या करेंगी, शुगर बढ़ाएंगी, वजन बढ़ाएंगी, तो रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। इनिशियली लोगों को लगता है कि क्योंकि बॉडी एकदम से जब स्विच करती है ना दूसरी चीज पे, तो मेटाबॉलिज्म थोड़े टाइम के लिए बहुत डिफरेंट स्टेट में चला जाता है, समझ नहीं आता कि क्या पैटर्न है, तो रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद अब बॉडी समझ चुकी है, लेकिन अब आपको ये पता चले कि इससे शुगर लो हो रही है, क्योंकि आपने इनिशियली रिजल्ट देखे, अब आप भी नॉर्मल हो चुके हो, नेचुरली खाना शुरू कर चुके हो, तो आप एक्सेस खाना वापस शुरू कर देते हो। कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं करना चाहोगे। मैम मार्केट में इतनी फियर मॉन्गरिंग हो गई है कि अगर आपने ये नहीं लिया ना तो आपकी डायबिटीज कम नहीं होगी। और जैसे कि अभी मैम नमक के बारे में भी चीजें हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। छोड़ दो आज के बाद खाने में सफेद नमक कभी नहीं डालना कहीं पे भी। काला नमक चले, काला डालो, सेंधा डालो, सब्जी डालो, सब्जी में है वो जो चलेगा। सब्जी में पकते टाइम डाला थोड़ा बहुत वही डालो, एक्स्ट्रा मत खाओ, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खाना है तो सेंधा नमक खा लो, और एक सफेद चीनी छोड़ दो। उसके बाद गुड़ पे आ जाओ या शक्कर पे आ जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था नींबू पानी विद गुड़, लेकिन चीनी नहीं, क्योंकि चीनी फास्फोरस है, केमिकल है। आप बताओ ना गन्ने से बनती है, सफेद कैसे हो गई? ऐसे ही मटमैला नमक सफेद कैसे हो गया? उसको सोचो कितना ब्लीच डाला है, कितना सल्फर डाला है, कितना केमिकल डाल रखे। नमक जो है ना, हमें हमेशा आयोडाइज लेना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज नमक, जैसे इंडियंस जो है उनकी डाइट में ऑलरेडी आयोडीन कम होता है, क्योंकि मेजर फ्रैक्शन इज वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन में सोर्सेज ही नहीं है आयोडीन के। इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों आयोडाइज कर दिया था नमक को, और सबसे सस्ता क्यों रखा था? रीजन यही था क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आयोडीन की डेफिशिएंसी के इतने बढ़ रहे थे, इतने केसेस आ रहे थे कि गवर्नमेंट ने देखा कि कैसे इस चीज को मेंटेन किया जाए और पॉपुलेशन के साथ जस्टिस किया जाए। तो उन्होंने नमक, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो नमक सत्याग्रह वाला मूवमेंट था, जो सबके लिए सस्ता भी कराया गया उसको, क्योंकि उसके बिना खाना नहीं खाया जाता, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सबसे सस्ती चीज को ही हम आयोडाइज कर देते हैं ताकि सबकी वो डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। तो ऑब्वियसली नमक जो है आप आयोडाइज ही लो, क्योंकि जो आप नॉर्मल ब्लैक सोल्ट ले रहे हो या ऑर्गेनिक सोल्ट ले रहे हो, उसमें आपकी सीधी एक्सट्रैक्शन होती है, जिस लेयर से वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सारे ऑर्गेनिक सोल्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाई इन मैग्नीशियम, फोस्फोरस, कैल्शियम। तो ये सारे के सारे आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमें खाना है कम अमाउंट में, माइक्रो अमाउंट में। और अब वही शरीर में बढ़ते जा रहे हैं तो वो डिसबैलेंस क्रिएट होगा, आपको दूसरे सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, हाई फोस्फोरस हो जाएगा। हाई फोस्फोरस होते ही आपकी बॉडी में पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, आपकी जो वॉल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो स्टिफ हो सकती हैं, मतलब इस तरीके की कंडीशन कोज हो सकती है बॉडी में। तो इसीलिए एक सोर्स जो आयोडीन का है उसे एक्सक्लूड करने की जगह आप नॉर्मल अपने कुकिंग में तो आप आयोडाइज्ड सोल्ट यूज करो, ऊपर से थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करना तो ब्लैक सोल्ट ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट जैसे डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो हो सकता है आपको ब्लैक सोल्ट पूरा करके दे देगा। तो एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए हमें हमारे नॉर्मल आयोडाइज्ड सोल्ट को। मैम ये तो शायद आप और मैं समझ रहे हैं, जैसे मेरी मम्मी है या मेरे पापा है, उनको तो लगता है कि यार इनके बाल सफेद है, मतलब ये सही बोल रहे होंगे, इतना कॉन्फिडेंस से ये बोलते हैं कि इसके एडवाइस पापा मुझे आगे देते हैं कि देखो कल से ना हम काला नमक खाएंगे। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है लोगों को समझाना। आपकी जैसे क्रोनोलॉजिकल एज है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक बेनिफिट ऐड कर देती है फ्री का, कि आप बहुत अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, बट वही चीज है कि बड़े तो गधे भी हो रहे होते हैं, और बड़े मतलब एक इंटेलिजेंट लोग भी हो रहे होते हैं। एज कैन नॉट डिफाइन योर विद योर नॉलेज। हाँ मैम, इन्होंने एक चीज और करी। अब इन्होंने तो नमक का बता दिया कि सफेद नमक, काला नमक, इन्होंने शुगर का ही बताया। अब इन्होंने क्या कर दिया कि पूरी इंडिया को ये बताया कि शुगर मत खाओ बट गुड़ जरूर खाओ, जबकि मैम जहाँ तक मुझे पता है कि दोनों सेम चीज ही है। इन्होंने जो शुगर को अवॉइड करने के लिए बोला ना, वो शुगर इन्होंने प्रोसेस्ड वे में मना किया है। तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग ऑफ शुगर, जो प्रोसेस शुगर है वो ऑलरेडी रिफाइंड है,
सीधा ग्लूकोज है। जैसे अगर आप उसको पानी में डालोगे इंस्टेंट एनर्जी देगा, वो भी अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज कर रहे हो। साथ में जो प्रोसेसिंग टेक्निक यूज है उसमें सल्फर उसमें ऐड होता है ऑब्वियसली, तो जो सल्फर है वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कोज कर सकता है, बहुत एसिडिटी कोज कर सकता है। आप कभी ट्राई करना, एक गिलास चीनी, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी या 3 चम्मच चीनी डाल के उसको पीना, और फिर उसके आधे घंटे तक कुछ और मत लेना, आपको थोड़ा एसिडिटी फील होने लग जाएगी। क्योंकि शुगर अपने आप में, फ्री शुगर अपने आप में एसिडिक होती है, प्लस सल्फर और ऐड हो गया तो वो एसिडिक और ज्यादा हो जा रही है। तो इसीलिए दोनों ही तरीके से वो हार्मफुल है। लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूट अगर आप जैगरी यूज कर रहे हो, अगर आप खांड यूज कर रहे हो, देसी खांड या शक्कर यूज कर रहे हो, तो भी आपको उसको लिमिटेड अमाउंट्स में ही लेना है, एक्सेस तो उसका भी नहीं करना है। बट हाँ, ये हो सकता है कि वो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि गुड़ में, देसी खांड में और शक्कर में एम्प्टी कैलोरीज नहीं होती। एक टर्म होती है एम्प्टी कैलोरीज, जो कि मतलब आपको सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, एडिड बेनिफिट कुछ नहीं है। तो चीनी में वही है, लेकिन गुड़ में विटामिन सी भी मिल रहा है आपको, फास्फोरस भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ऐसे ही देसी खान में, क्योंकि वो कम प्रोसेस्ड है, ऑन दैट टर्म्स ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बट अगर कैलोरी कॉन्शियस हो तो वो भी आपको कम अमाउंट में खाना पड़ेगा। नहीं, लोग तो मैम यही सोचकर खा रहे हैं। इन्होंने बताया भी कुछ इस तरीके से कि मतलब अगर आप चीनी खाओगे तो शुगर हो जाएगा, और लेकिन आप जागरी वगैरह खाओगे या गुड़ खाओगे तो शुगर नहीं हो। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो वही चीज है। थोड़ी बात आप बोल रहे हो, आधा आधा ज्ञान, सुपरफिशियल आप अगर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो उसी तरीके की रिजल्ट देती है। आप एडुकेट करो लोगों को, आप ये मत बताओ कि आपको यही खाना है, जस्ट टेल देम कि आप ये चीजें खा रहे होगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब सोर्सेज आप खुद सोचो, अमाउंट आप खुद सोचो। तो ऑब्वियसली आपको लोगों को समझाने की जरूरत है। उनको आप एक ही चीज के बारे में अगर आप उनको गाइड कर दोगे तो वो उसी चीज के पीछे, क्योंकि लोगों में एक शीप रेस होती है, भेड़ चाल में चलते रहते हैं कि आपने आज ये बोल दिया, एक को बेनिफिट्स है, वो सब इसी तरीके से चल रहे होंगे। बेनिफिट्स दोनों के अपने अपने लेवल पे हैं। अब चीनी की अगर हम बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिया के टाइम पे वो बेस्ट सॉल्यूशन है, इंस्टेंट एनर्जी देगा, क्योंकि शुगर लो थी। तो ये भी नहीं कह सकते वो बहुत बुरी है, लेकिन एक्सेसिवली यूज करे तो वो भी बहुत बुरी है। ऐसे गुड़ है, शहद है, देसी खांड है, एक्सेसिवली यूज करे तो कैलोरीज ज्यादा दे रहे हैं, साथ ही साथ आप वेट गेन करा रहे हैं। तो आपको माइंडफुली चूज करना पड़ेगा दोनों में। हमारे एक यूट्यूबर, शायद आप भी नाम जानते हो, मैं नाम नहीं दे रहा उनका, उन्होंने ना अभी एक मुहिम छेड़ी थी कि वो बता रहे थे कि एक कोल्ड ड्रिंक के कैन में कितना शुगर है। उन्होंने बिल्कुल लिटरली शुगर क्यूब्स रखना शुरू कर दिया था अपने वहाँ पे, इसमें इतना शुगर, इसमें इतना शुगर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ तो उन्होंने गलत बताया कुछ, उन्होंने हर चीज का फियर मॉन्गरिंग कर दी। मतलब उन्होंने शुगर को इतना ज्यादा कल्पित दिखा दिया कि भाई कोकीन है शुगर, उन्होंने हर चीज में शुगर। उन्होंने इवन कह दिया कि जो ग्लूकोन डी आप पीते हो उसमें 96% शुगर है। मैं कहूँ कि भाई ग्लूकोज बना ही उस तरीके से, ग्लूकोज का नाम ही शुगर है, ग्लूकोज। आप उसमें भी दिखा रहे हो कि इसमें 90% शुगर है, तो ग्लूकोज में आप और क्या उम्मीद करते हो ग्लूकोज से? देखो, शुगर कभी भी बुरा नहीं होता, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो सब शुगर में ही कन्वर्ट होता है। बस आप किस नाम को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो। अगर वही हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट खाओ, इतना % कार्बोहाइड्रेट खाओ, तो लोगों को लगेगा नहीं नहीं अच्छा है। फिर उसी को आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल दो तो वो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपने उसको शुगर बोल दिया, आपने उसको रिफाइंड शुगर बोल दिया, आपने उसको प्रोसेस्ड शुगर बोल दिया, तो वो बहुत फियर मॉन्गरिंग हो जाता है। शुगर इज नॉट बैड अगर आप लिमिट्स में खा रहे हो, आप नेचुरल सोर्स से खा रहे हो, विदाउट प्रोसेसिंग खा रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी सस्टेन ही शुगर से करती है। बिल्डिंग तो हो गई प्रोटीन से, आपकी कैलोरीज, आपकी एनर्जी स्टोर हो गई फैट से, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, जो आप इवन आप सुन रहे हो, ये भी एनर्जी रिक्वायर करता है। सो हर चीज को जो एनर्जी चाहिए वो शुगर से ही मिल रही है आपकी बॉडी में, और उस शुगर का नाम ग्लूकोज है। तो अब डिपेंड करता है आप कौन से शुगर खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, कब खा रहे हो, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। शुगर इज नॉट बैड। आपके ब्रेन फोग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप शुगर नहीं ले रहे होगे, ग्लूकोज नहीं ले रहे होगे। लोग पहुंच जाते हैं अलग अलग तरीके के डाइट्स पे, एकदम से फिर उनको चक्कर आते हैं, कमजोरी, थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा कॉग्निटिव फेलियर्स, मतलब कंफ्यूजन स्टेट। तो ये सारी चीजें होती है कि ब्रेन जल्दी से स्विच नहीं करता अपने एनर्जी सोर्स को अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर मतलब ग्लूकोज। लेकिन आप ज्यादा खा रहे हो, प्रोसेस्ड खा रहे हो, प्रोसेस्ड चीजों के साथ जब ऐड करके बनाई हुई शुगर आप खा रहे हो, तो वो बैड है ऑब्वियसली ना। वैसे भी शुगर तो हम ऐसा मन नहीं करता कि मैं किचन में गया 1 चम्मच शुगर खा लिया। शुगर तो हम तभी कंज्यूम कर रहे थे जब वो फैट और कार्ब्स के साथ मिल जाए, तब वो जाकर एडिक्टिव बनता है, जैसे मिठाई, केक, बिस्किट। बट फिर भी लोगों ने शुगर को ही बिल्कुल कल्प्रिट बना रखा है। अब लोगों को लगता है कि उन्होंने 1 गिलास दूध पी लिया तो उनको शुगर नहीं मिली। शुगर तो वहां से भी मिली है, बट उसका टाइप दूसरा है, ग्लूकोज फॉर्म में नहीं मिला, लैक्टोज से मिला। लेकिन लैक्टोज भी जब अल्टीमेटली प्रोसेस होगा बाय योर बॉडी, तो वो ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और गैलेक्टोज को भी अल्टीमेटली एक टाइम पे ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना है। योर होल बॉडी सिस्टम इज वर्किंग टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। आप जो मर्जी खा लो, क्योंकि बॉडी चाहती है एनर्जी
टू डू इट्स फंक्शन। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से। तो सिंपल सी चीज है, आप क्रेविंग्स जो होते हैं उसके अलग अलग रीजन होते हैं। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट वाला जो पार्ट, हम आपके ब्रेन को अगर पता चल गया कि इसका टेस्ट ऐसा आता है और आपने इतना प्लेजर, आपका डोपामिन हिट कर गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली आप उस चीज को क्रेव करोगे बार बार, हैबिट फॉर्म हो जाएगी उसकी। आप डायबिटिक एजुकेटर भी हो, मैं एक डायबिटीज से रिलेटेड सर ने ही कुछ बोला है, मैं वो दिखाऊंगा और बताना कि क्या डायबिटीज में सच में कुछ ऐसा होता भी है या नहीं। कि जब भी आपकी शुगर 500 आ जाए, 600 आ जाए, 400 आ जाए, तो गोली नहीं खानी, इंसुलिन लगानी, 250 ग्राम करेला लेना है, 250 ग्राम नीम के पत्ते लेने हैं, उनको मिक्सी में क्या करना है, चटनी बना देनी है, और एक परात लेकर उसमें पैरों से क्या करना है, ऐसे ऐसे मथना है। 15 मिनट में, 20 मिनट में मुंह पे स्वाद आ जाएगा। उसके बाद 5 मिनट फालतू कर लेना और शुगर चेक कर लेना। 100 में से 90 बार आपकी शुगर 500 के अपने आप 250, 150, 200 आ जाएगी उसी टाइम। लेकिन आपको क्या करना है? हॉस्पिटल भागना है। 500 शुगर होने के बाद ये चीज करनी है, मतलब बीइंग अ डायबिटीज एजुकेटर, जैसे आई एम वर्किंग इन गंगाराम, तो एवरी डे इतने पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे। रात को 11 बजे भी लोग ये कॉल आ जाते हैं कि मैम शुगर हमारे पेशेंट की 500 है, 600 है, और वो बोल भी नहीं रहे हैं, अब हम क्या करें, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, उनको इंसुलिन कितना दे दें, कैसे दे दें। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर शुगर 250 है, अगर शुगर 300 है, तो भी इंसान के लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। शुगर की प्रॉब्लम में लोग बहुत लो इन एनर्जी क्यों फील करते हैं? रीजन सिंपल सा है, क्योंकि हाई शुगर का मतलब है आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रही, बट एक्सेसिवली लोड बढ़ा रही है आपके दूसरे एरियाज पे जहां पे उसको एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करनी, और जो सेल्स हैं वो एनर्जी के लिए थ्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि आप चल फिर पाए। इवन बोलना भी पसंद नहीं आता, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग शुगर के साथ में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब शुगर 600 है, 500 है, 400 है, इट इंड्यूस स्लीप। सबसे बड़ा सिम्टम है हाइपरग्लाइसीमिया का, स्लीपीनेस। तो वो नींद इतनी आ जाती है, और अगर बहुत जैसे 500-600 इज वेरी हाई, ग्लूकोमीटर भी उसमें रीडिंग नहीं देता, HI लिख के आता है उसमें, पेशेंट को पता नहीं होता कितनी शुगर है। उस 400-450 तक कुछ ग्लूकोमीटर से जो 500 तक की रीडिंग दिखाते हैं, उसके ऊपर तो वो रीडिंग ही नहीं दिखाते। तो इसका मतलब अब पेशेंट में तो हिम्मत ही नहीं है खड़े होने की। अब वो करेला लेना है, नीम लेना है, उसको पहले मिक्सी में पीसना है, 5 मिनट वहां लग गए, उसके बाद वो कह रहे 15 मिनट तक उसको उस पर चलाना है, उसके बाद शुगर नॉर्मल होनी शुरू होगी। तो एक सोते हुए इंसान को आप कैसे उस पर हाथ में खड़े करके चलाओगे? तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हो सकता है उससे कम हो सकती है शुगर, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जब लोग ऑलरेडी पैनिक कर जाते हैं, पेशेंट तो पेशेंट, साथ वाले लोग भी पैनिक कर जाते हैं। 11 बजे मुझे कॉल आते हैं पेशेंट्स के कि अब क्या किया जाए सिचुएशन में, इतना पैनिक सिचुएशन होती है। तो दिस इज टोटली रबिश। 15-20 मिनट के बाद तो ही सिंह 5 मिनट और फालतू कर लो, उसमें भी सर्टेनिटी नहीं है कितनी देर बाद आएगा। वो इतनी रिस्की सिचुएशन है, अगर उसमें आपने इंस्टेंट नहीं उनको ट्रीटमेंट दिया तो वो डायबिटिक कोमा हो सकता है। डायबिटिक कोमा में ब्रेन डेड हो सकता है, डायबिटिक कोमा में पैनक्रियाज पे पूरा इफेक्ट आ सकता है, लिवर पे आ सकता है, हार्ट पे आ सकता है, और किडनी अटैक डायबिटिक कोमा के साथ ही आ सकता है। तो इतने सारे ऑर्गन्स को आप डेंजर में क्यों डालोगे? यू हैव अ सोल्यूशन। मेडिकल साइंस ने इतना एडवांस क्यों किया है खुद को, क्यों ग्रो हुआ है, क्यों इतनी रिसर्च हो रही है डेली? गिव अ क्वालिटी लाइफ व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपके पास जब इंसुलिन अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू टेक दैट? ने तो बताया इंसुलिन न लेके आप पर हाथ में आप चल ही नहीं सकते। आप सोचो 4 लोग तो उनको इधर से सोते हुए इंसान को पकड़ रहे हैं, 4 इधर से, क्योंकि हमारा नॉर्मल वेट से डबल वेट हो जाता है सोते हुए। आप एक नॉर्मल इंसान को उठाओ गोद में, एक आप सोते हुए को उठाओ, दोनों में वेट का डिफरेंस आपको पता चलेगा। कैसे चलेगा वो इंसान पर हाथ में? हो ही नहीं सकता पॉसिबल। पता नहीं ऐसी चीजें क्यों बोलते हैं, इनकी ऐसी चीजें बहुत सारी हैं कि उससे उनके इंस्टीट्यूट को मार्केटिंग मिलती है, वहाँ पे लोग ज्यादा जाएंगे, एलोपैथी ट्रीटमेंट छोड़ेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग ऑलवेज। अब कहीं ना कहीं इनके कारण आयुर्वेदिक भी बदनाम होता जा रहा है। आयुर्वेदिक साइंस इज टोटली डिफरेंट, एलोपैथी इज टोटली डिफरेंट, न्यूट्रिशन इज टोटली डिफरेंट। व्हेन अ पर्सन इज सिक, उसको सब साइंसेस से कुछ इनपुट चाहिए होते हैं। ट्रीटमेंट हमेशा इन बिटवीन का होता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं हम आयुर्वेदिक मेडिसिन पे हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि हम एलोपैथी वाली ले रहे हैं, हम क्या चेंज करें? एलोपैथी डॉक्टर मना कर देता है, आई कैन नॉट क्लब दीज थिंग्स। इसीलिए एक नई टर्म मार्केट में आ रही है, होलिस्टिक, जिसमें सारी साइंस का मिक्सचर करके उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऑब्वियसली वो होलिस्टिक हेल्थ जो है वो अलग अलग लेगा। आयुर्वेदा से थोड़ा पार्ट लेगा, एलोपैथी से थोड़ा पार्ट लेगा, न्यूट्रिशन से थोड़ा पार्ट लेगा, लाइफस्टाइल, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी से थोड़ा पार्ट लेगा। क्योंकि आपने एक दिन में हेल्थ खराब नहीं करी है, वो भी लंबे टाइम से बहुत मिक्स करके गंद मचा के हेल्थ खराब की है। तो उसके लिए चाहिए आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट। तो एक चीज को आप क्लेम नहीं कर सकते कभी भी। मैम अभी मार्केट में एक चीज और भी बहुत ज्यादा है, वेट लॉस। हर किसी से आप पूछोगे तो वेट लॉस की तरफ ही है, इंस्टेड उन्हें फैट लॉस की तरफ होना चाहिए। वेट एक्चुअली में होता क्या है? सबसे पहले तो वो
देखना चाहिए हमें। तो वेट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स इन योर बॉडी प्लस द वाटर मास। अब उसमें आपका सबका ना एक परसेंटेज सेट है, तो आपका फैट परसेंट कितना है, वाटर मास कितना है, स्केलेटल मास कितना है, मस्कुलर मास कितना है, वो सारा वेट मिला के वेट होता है। अब वेट लॉस में अब डिपेंड करता है आपको कौन सा वेट लॉस करना है। वेट लॉस जब हम कहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फैट ही होता है। वाटर मास आप लूज नहीं करोगे, डिहाइड्रेट हो जाओगे। मसल मास आप लूज नहीं करोगे, श्रेडेड हो जाओगे। स्केलेटल मास आप कम नहीं करोगे क्योंकि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली एक्सेस जो बढ़ता है बॉडी में और इजीली जो बढ़ता है और जो प्रॉब्लम भी देता है दैट इज योर फैट वेट। तो ऑब्वियसली आपको उसी से गेट रिड होना होता है। तो राइट वर्ड इज फैट लॉस। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो नॉट 100% कि आप एक ही वर्ड को ले सकते हो। तो वेट लॉस में आपको पहले आपके पेशेंट का या क्लाइंट का पता होना चाहिए कि उनका BCA कितना है। BCA के बेसिस पे आप देखोगे इनका बॉडी का टारगेट क्या होना चाहिए, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। मैम अभी जो हमारी मदर है या फिर सिस्टर है या फिर वाइफ ही है जो कि शायद ऑफिस नहीं जाती, उनका काम हाउस होल्ड का ही है, हाउस वाइफ है वो, उनके लिए अगर मैं बोलूँ कि उनके लिए प्रॉपर डाइट होनी चाहिए तो क्या क्या होनी चाहिए हेल्दी रखने के लिए खुद को? हाउस वाइफ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दे आर नॉट टेकिंग देमसेल्व्स एज सीरियस। उनको लगता है कि सब बाहर जा रहे हैं, उनकी हेल्थ बहुत जरूरी होनी चाहिए, बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको एनर्जेटिक होना चाहिए, हस्बैंड बाहर जा रहे हैं काम करके आएगा उनको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। मतलब सबका ध्यान रखेंगे, खुद का नहीं रखती है। सबसे जल्दी उठते हैं, सबसे एंड में सोते हैं। खाने में भी सारी लेविश चीजें, सारी न्यूट्रिएंट रिच चीजें वो सोचते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इन-लॉज के लिए, सबको दे दी जाए। एवरीडे बेसिस पे ये तरीके की चीजें हम देखते हैं। मोस्टली इट इज आउट ऑफ देयर विश क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी है इंडियन सोसाइटी में, एंड रिमेनिंग ऑफ द टाइम इट इज फोर्सिबली इम्पोज्ड ऑन टू देम। तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों को देखते हुए एक आइडियल डाइट फॉर अ हाउसवाइफ होनी चाहिए कि क्योंकि वो जल्दी उठते हैं तो मॉर्निंग में उठते के साथ उनको सबसे पहले वो चाय के बिना नहीं उठती। एम्प्टी स्टमक वाली चाय उनको नहीं देनी चाहिए। देयर इज अ टर्म कॉल्ड काउटिक ईटिंग। काउटिक ईटिंग क्या होती है कि कुछ भी खाना किसी भी समय पे खाना जो कि आपको हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है, जो कि हाउसवाइफ्स में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो सुबह उठती हैं, चाय पीती हैं, खाली पेट काम में लगे रहते हैं। इस बीच में चाय दोबारा मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कॉन्टिन्यूसली लगे रहेंगी। देन फाइनली दे आर फ्री बाय 10 AM। अब 10 बजे वो फ्री होती हैं। अब देखती हैं कि अब खाने में क्या बचा है क्योंकि दे डोंट हैव एनर्जी लेफ्ट इन देम। साथ ही साथ सोचते हैं अपने लिए भी क्या पकाना, तो वो पकाती नहीं है। अब इस सब के चलते हुए वो पहले तो रात का बचा हुआ देखती हैं, उसे फिनिश करना है। वो फिनिश हो गया, पेट भर गया, वो भी चाय के साथ। एसिडिटी बढ़ती जा रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता जा रहा है। उसके बाद में उनका ब्लोटिंग इश्यूज, सेंट्रल फैट बढ़ता जाएगा। हाउसवाइफ्स को मोस्टली आप सेंट्रल फैट देखोगे बहुत ज्यादा होता है। रीजन यही होता है। मतलब मेरी खुद की मास्टर्स में रिसर्च भी इसी पे थी, हाउसवाइफ्स और अर्बन वुमेन के बीच में ओबेसिटी को लेकर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो उसमें भी हमने यही देखा था कि हाउसवाइफ्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है। तो बेसिकली उनको सबसे पहले अपना नॉर्मल पानी से दिन शुरू करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई डिटॉक्स वाटर है या XYZ कुछ भी फालतू मार्केट की चीजें, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल 1 गिलास गर्म पानी पियो। आई माई सेल्फ स्टार्ट माई डे विद हॉट ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद इन बिटवीन आपको नट्स खाने हैं, एक हैंडफुल सर्विंग ले लो। अब वो सोक्ड होंगे तो ज्यादा बेटर है, बिना सोक्ड होंगे तो भी चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर यू आर लिविंग इन। उसके अमाउंट भी मैटर करती है। उसके बाद वो अपना काम करना चाहते हैं तो 1-2 घंटा काम करें क्योंकि इनिशियली जब हम उठते हैं तो 8 बजे मॉर्निंग में कोर्टिसोल हमें एनर्जी देता है टू डू आवर वर्क। तो वो 1-2 घंटा काम कर पाएंगी, लेकिन अब वो एम्प्टी स्टमक नहीं है, उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। देन बाय 8, 9 और 10 AM उनको कुछ प्रोटीन रिच लेना चाहिए। प्रोटीन रिच दे कैन हैव बॉइल्ड चना, बेसन चीला, उसके साथ में वो सब्जी की चटनी या ऐसी कुछ भी चीज जो इजी टू मेक है और जिसमें उन्हें ये ना लगे कि उनको बहुत ज्यादा अपने लिए काम करना पड़ रहा है। अगर उनको चाय लेना है नाश्ते से या तो आधे घंटे पहले लें या आधे घंटे बाद, क्योंकि वो आयरन को हाइंडर कर देता है, तो जिससे उनका आयरन भी मेंटेन रहेगा और चाय की क्रेविंग भी सफाइस हो जाएगी। देन उसके बाद मिड मील में समवेयर वो एक फ्रूट का पोर्शन ले सकती हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ करना भी नहीं है, फ्रूट तो आपने वॉश किया डायरेक्ट भी खा सकते हो। लंच में 1 कटोरी दाल जरूर होनी चाहिए। सैलेड होना चाहिए आइडियली, बट अगर नहीं है तो इवन इफ इट्स हाफ अनियन होना जरूर चाहिए आप लोग। साथ में आप 2 चपाती विद 1 टीस्पून ऑफ घी एंड एनी सब्जी जो भी अवेलेबल है, बिकॉज अभी हम हेल्थ इश्यूज की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल डाइट की बात हो रही है। आफ्टर दैट इवनिंग में, बिकॉज अब हम वापस ड्रॉप होते जा रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है, कोर्टिसोल कम हो रहा है, मेलाटोनिन बढ़ रहा है विच इज स्लीप इंड्यूसिंग। तो उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए 1 कप चाय, कॉफी इजी। आफ्टर दैट डिनर, अगेन डिनर में सैलेड इन अ मिनिमल पोर्शन। अगर आपको ज्यादा इश्यूज है सैलेड तो सोटे कर लो, नहीं तो नॉर्मल सैलेड। जो भी आपका डाइटरी हैबिट्स हैं, चावल है, चपाती है, डिनर जितना लाइट होगा उतना बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि डिनर लाइट होने के नाम पे आपको पर्टिकुलर सूप्स में ही जाना है या सिर्फ वेजीज में ही रहना है। नो, दिस इज नॉट अ लाइट डिनर। आवर इंडियन नॉर्मल स्टेपल मील विच इज खिचड़ी, विच इज दलिया, विच इज दाल चावल, इज वेरी वेरी लाइट। और रात को आप इजीली ये खाओ विद 1 अनियन और 1 टोमेटो
or if suiting then cucumber or whatever. And after that sleep के time पे it's good if you can have a glass of milk. It's good if you can have a cube of paneer. So simple. Along with this, throughout the day maintain your hydration. So that's simply enough to make गुड हेल्थ. एसिडिटी दूर रहेगी, हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, गट हेल्थ बेटर रहेगी, एवरीथिंग इज गुड. और मैम ये तो बात हुई जो हाउस वाइफ है, जो ऑफिस गोअर वुमेन है उनके बारे में क्या कहो? ऑफिस गोइंग फीमेल्स के लिए ड्यूअल बर्डन हो जाता है क्योंकि उनको हाउस होल्ड भी देखना है. इंडियन सोसाइटी में तो उसको दोनों ही काम करने हैं एंड नॉट इवन इंडियन सोसाइटी, आप कहीं भी देख लो. हाउस मतलब फीमेल के लिए घर भी संभालना है, काम भी करना है, दोनों चीजें हैं क्योंकि घर में रहने पे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने के चांसेस उतने नहीं होते हैं. व्हेन अ पर्सन इज गोइंग आउट, बाहर जाना है, खूब उनको मे बी एक एसी में बैठे रहना है क्योंकि वर्किंग है, तो यू कैन इमेजिन कि एक एमएनसी या नॉर्मल कंपनी में भी एसी आराम से है. उसकी वजह से डिसबैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट अलोंग विद दिस बैलेंस्ड मील पैटर्न. वर्किंग फीमेल्स के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करना होगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू वर्किंग फीमेल्स, फॉर मेल्स ऑल्सो. आपको उसको प्रॉपरली मेंटेन करना होगा. जैसे सुबह उठ रहे हो, सबसे पहले आपने नॉर्मल हाइड्रेशन, देन समथिंग टू मेंटेन सोडियम. सोडियम इनिशियली मॉर्निंग में अगर सेट हो जाता है तो लेटर इन द पार्ट ऑफ द डे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नॉर्मल रहेगा और एनर्जी अच्छी रहेगी. जैसे जनरली व्हाट वी आर गिविंग टू आवर क्लाइंट्स, मॉर्निंग में उन्होंने नॉर्मल पानी पिया, उसके बाद एक ग्लास पानी में काला नमक डाल के दे दिया, जिससे उनका नॉर्मल सोडियम का बैलेंस हो गया. अब जो लोग ज्यादा एनर्जी को लेके प्रॉब्लम में रहते थे, उन्होंने विद इन अ वीक और विद इन 2-3 डेज वो लो एनर्जी कंप्लेंट खत्म कर दी. तो पहले सोडियम बैलेंस कर दिया, देन नेक्स्ट मील में थोड़ा सा पोटेशियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड लास्ट मील शुड बी इन पोटेशियम. क्योंकि बॉडी का जो कंप्लीट डिटॉक्स चल रहा होगा, जैसे अभी डिटॉक्स वाटर में क्या करते हैं, रात को जो डिटॉक्स वाटर है वो क्या करता है, पोटेशियम ही तो है उसमें. पोटेशियम क्लिनजिंग का काम कर रहा है. तो रात को जो मील ले रहे हो उसमें पोटेशियम आप रखो, जिससे आप इजीली मॉर्निंग में पूरा फ्लैश आउट करोगे टॉक्सिन्स को. विद बैलेंस्ड मील दिस शुड बी द अप्रोच फॉर वर्किंग फीमेल. मैम फीमेल हो या फिर मेल भी हो, हमारे इंडिया में हम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, जबकि मैं सप्लीमेंट करना अच्छी चीज होती है. उन्हें लगता है कि सप्लीमेंट दवाई है. जैसे कि आपको भी पता है कि इंडियंस विटामिन डी में बहुत ज्यादा लो है, विटामिन B12 में भी बहुत ज्यादा लो है. तो आपको नहीं लगता कि हमें ये चीज सोचना छोड़ देना चाहिए कि यार सप्लीमेंट दवाई है, हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स ना अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे सप्लीमेंट्स फार्माकोलॉजिकल भी हैं, न्यूट्रिशन वाले भी हैं, ड्रग सप्लीमेंट्स भी हैं. फार्माकोलॉजिकल और ड्रग दोनों ओवरलैप भी कर सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं. तो अब डिपेंड करता है. जैसे आई एम वर्किंग विद endocrinologist, whenever he is writing a list of medicines to the patient, they are saying सर इतनी सारी दवाइयाँ, तो मेरे डॉक्टर अच्छे से समझाते हैं उनको, देखो इसमें ना ये दवाइयाँ हैं, बाकी ये लिस्ट सप्लीमेंट्स की है, ये दवाइयाँ नहीं है. दिस शुड बी इम्पार्टेड इन पीपल के देखो सप्लीमेंट इज नॉट दवाई एंड दवाई इज नॉट सप्लीमेंट. फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट हो सकता है दवाई होगी, तो जैसे विटामिन डी के लिए आप ले रहे हो, मे बी फार्माकोलॉजिकल और मे बी नेचुरल वाला, तो आप जैसा भी दे रहे हो बस उनको सोर्सेज बता दो. मोस्टली कुछ सप्लीमेंट्स में आपको नेचुरल बेस्ड भी मिल जाते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, तो दैट्स इजी. जैसे अगर हम बात करें कैफीन की, डाइटरी सप्लीमेंट है. हम बात करें ग्रीन टी की, डाइटरी सप्लीमेंट है. लेकिन वहीं अगर बात करते हैं बीकासुल की, फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट है, तो वो अलग अलग रहते हैं. तो डिपेंड करता है कैसे रिक्वायरमेंट है. पहले तो लोगों को सप्लीमेंट्स के नाम से जो एक डर है वो निकालना होगा. डेफिशिएंसी जब होती है तो आपकी डाइट इज नॉट इनफ जो वो पूरा कर पाएगी, दवाइयां इज नॉट इनफ जो उस कंडीशन को खत्म कर देंगे. लाइक कंडीशन भी सही होनी चाहिए, साथ में वो स्टोर भी फिल होना चाहिए, उसके बाद मेंटेनेंस फेज चलेगा. अभी यू आर इन अ नेगेटिव स्टेट, सप्लीमेंट इज द नीड ऑफ आवर व्हेन डेफिशिएंसी इज देयर. और वो लेने में कोई बुराई नहीं, चाहे आप डाइटरी ले रहे हो चाहे जैसा मर्जी ले रहे हो. तो दवाइयां भी सप्लीमेंट हो सकती हैं, खाना भी सप्लीमेंट हो सकता है, दोनों तरीके से. मैम अभी जो यंगस्टर जो बच्चे आ रहे हैं अभी, उनके अंदर शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा है. हर चीज मीठा खाना चाहते हैं, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, या फिर कुछ भी मीठा उन्हें पसंद है. ये क्रेविंग्स कैसे हम उन बच्चों में कम कर सकते, जो नए पेरेंट बने उन्हें पता नहीं है कि बच्चों की क्रेविंग्स को कैसे कम करें? क्योंकि हम तो जब छोटे थे तो हम तो गार्डन में खेल लेते थे, या फिर कहीं मैदान में क्रिकेट खेलने चले गए या कुछ भी खेलने चले गए, तो कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन हम डाइजेस्ट कर लेते थे. कि हमने भी मीठा खाया, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पिया काफी, बट कहीं ना कहीं हमने वो डाइजेस्ट कर लिया. बट आज के बच्चे सेडेंटरी लाइफ है, मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, घर में वीडियो गेम ही खेल रहे हैं. तो इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं जो पेरेंट है अभी? लाइक जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वही आपकी शुगर क्रेविंग्स का, इवन फूड क्रेविंग का सबसे बड़ा रीजन है. दूसरी चीज, पेरेंटिंग इज गेटिंग सो मच स्पॉइल्ड नाउअडेज. पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बिकॉज दे आर अर्निंग. बच्चा कुछ भी डिमांड कर रहा है, मोस्ट पैम्पर्ड पेरेंटिंग हो चुकी है. बच्चे ने डिमांड किया, हमारा दिमाग ना खाए, हमसे दूर रहे, उसको ये दो. अब वो करते करते साथ ही साथ आउटडोर गेम्स, जैसे यूएसए कि हम बाहर खेल लेते थे, ये सब आजकल कुछ है ही नहीं, क्योंकि फियर्स अराउंड की बाहर बच्चा जाएगा, सेफ नहीं है, ये सब चीजें हैं, XYZ. तो जिस वजह से एक्टिविटी लेवल कम हो गया,
some grade of insulin resistance with which they have born and उसके अलावा अब उनकी नीड और जो डिमांड है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रह गया, सब कुछ उनको पहले से मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज मेकिंग देम हाइपर एक्टिव इन द सेंस कि इन टॉलरेंस के मामले में उनको इतना ज्यादा रहता है ना कि वो 2 मिनट के लिए उनकी मन की चीज नहीं हुई, देन दे विल स्टार्ट क्राइंग, दे विल स्टार्ट बस्टिंग इन एंगर। तो ये सब चीजें चलती है। तो ऑब्वियसली वो सब क्रेविंग्स कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो सकती हैं अगर गुड पेरेंटिंग हो, गुड न्यूट्रिशन हो, प्लस एक्टिविटी लेवल पे ध्यान दिया जाए। बच्चा अगर बाहर खेलने जा रहा होगा तो ऑब्वियसली उसको इंसुलिन लेवल्स बेटर होंगे, एंडोर्फिन्स उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, जिससे इंसुलिन का फंक्शन बेटर होगा। इंसुलिन का फंक्शन बेटर होने के साथ साथ मैग्नीशियम का लेवल बेटर हो रहा होगा, विटामिन डी प्रॉपर मिल रहा होगा, कैल्शियम प्रॉपरली मिल रहा होगा। सो बहुत सारी चीजें हैं जो एक अपब्रिंगिंग के टाइम पे उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। क्रेविंग्स के लिए आपको सिंपल सी चीजें, अगर डाइटरी टर्म्स में मैं बात करूं तो बच्चे को मॉर्निंग में दिस शुड बी द मैंडेटरी रूल कि बच्चा उठ के बाहर जाए, सनलाइट में जरूर जाए। पहली मील प्रोटीन रिच हो, हाइड्रेशन प्रॉपर रखा जाए, थोड़ा बच्चे में इनकलकेट की जाए हैबिट्स टू प्ले आउटसाइड, टीम वर्क पे ज्यादा ध्यान हो, गैजेट पे ध्यान ना हो, स्क्रीन पे ध्यान ना हो। बच्चा देखते देखते खाए जा रहा है, ब्रेन को पता ही नहीं चला है कि कब रुकना है, ओवर ईटिंग चल रही है, 250 ml जो साइज है पेट का बढ़ता जा रहा है, 500 ml होता जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है बॉडी की तरफ से, तो ज्यादा आप दोबारा से दोबारा देते जा रहे हो। दिस इज द ग्रोइंग फेज। अब वो ग्रोइंग फेज में ही बॉडी इस तरीके से डेवलप होगी, बाय द टाइम बच्चा विल बी अडल्ट वो इतना ओबीज हो चुका होगा, और अगर ओबीज भी नहीं हुआ है तो उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी होंगी। तो इट्स सिंपल अबाउट हाउ यू आर नर्चरिंग अ लाइफ। डाइट भी जरूरी है, वर्कआउट भी जरूरी है, हैबिट चेंज भी जरूरी है, एंड डिसिप्लिन भी जरूरी। मैम अभी जो यंगस्टर जो बच्चे आ रहे हैं अभी उनके अंदर शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा है, हर चीज मीठा खाना चाहते हैं, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, या फिर कुछ भी मीठा उन्हें पसंद है। ये क्रेविंग्स कैसे हम उन बच्चों में कम कर सकते, जो नए पेरेंट बने उन्हें पता नहीं है कि बच्चों की क्रेविंग्स को कैसे कम करें? क्योंकि हम तो जब छोटे थे तो हम तो गार्डन में खेल लेते थे, या फिर कहीं मैदान में क्रिकेट खेलने चले गए या कुछ भी खेलने चले गए, तो कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन हम डाइजेस्ट कर लेते थे कि हमने भी मीठा खाया, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पिया काफी, बट कहीं ना कहीं हमने वो डाइजेस्ट कर लिया। बट आज के बच्चे सेडेंटरी लाइफ है, मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, घर में वीडियो गेम ही खेल रहे हैं। तो इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं जो पेरेंट है अभी? लाइक जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वही आपकी शुगर क्रेविंग्स का, इवन फूड क्रेविंग का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरी चीज, पेरेंटिंग इज गेटिंग सो मच स्पॉइल्ड नाउअडेज। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बिकॉज दे आर अर्निंग। बच्चा कुछ भी डिमांड कर रहा है, मोस्ट पैम्पर्ड पेरेंटिंग हो चुकी है। बच्चे ने डिमांड किया, हमारा दिमाग ना खाए, हमसे दूर रहे, उसको ये दो। अब वो करते करते साथ ही साथ आउटडोर गेम्स, जैसे यूएस सेइंग कि हम बाहर खेल लेते थे, ये सब आजकल कुछ है ही नहीं, क्योंकि फियर्स अराउंड कि बाहर बच्चा जाएगा, सेफ नहीं है, ये सब चीजें हैं, XYZ। तो जिस वजह से एक्टिविटी लेवल कम हो गया, सम ग्रेड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस विद विच दे हैव बोर्न, एंड उसके अलावा अब उनकी नीड और जो डिमांड है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रह गया, सब कुछ उनको पहले से मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज मेकिंग देम हाइपर एक्टिव इन द सेंस कि इन टॉलरेंस के मामले में उनको इतना ज्यादा रहता है ना कि वो 2 मिनट के लिए उनकी मन की चीज नहीं हुई, देन दे विल स्टार्ट क्राइंग, दे विल स्टार्ट बस्टिंग इन एंगर। तो ये सब चीजें चलती है। तो ऑब्वियसली वो सब क्रेविंग्स कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो सकती हैं अगर गुड पेरेंटिंग हो, गुड न्यूट्रिशन हो, प्लस एक्टिविटी लेवल पे ध्यान दिया जाए। बच्चा अगर बाहर खेलने जा रहा होगा तो ऑब्वियसली उसको इंसुलिन लेवल्स बेटर होंगे, एंडोर्फिन्स उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, जिससे इंसुलिन का फंक्शन बेटर होगा। इंसुलिन का फंक्शन बेटर होने के साथ साथ मैग्नीशियम का लेवल बेटर हो रहा होगा, विटामिन डी प्रॉपर मिल रहा होगा, कैल्शियम प्रॉपरली मिल रहा होगा। सो बहुत सारी चीजें हैं जो एक अपब्रिंगिंग के टाइम पे उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। क्रेविंग्स के लिए आपको सिंपल सी चीजें, अगर डाइटरी टर्म्स में मैं बात करूं तो बच्चे को मॉर्निंग में दिस शुड बी द मैंडेटरी रूल कि बच्चा उठ के बाहर जाए, सनलाइट में जरूर जाए। पहली मील प्रोटीन रिच हो, हाइड्रेशन प्रॉपर रखा जाए, थोड़ा बच्चे में इनकलकेट की जाए हैबिट्स टू प्ले आउटसाइड, टीम वर्क पे ज्यादा ध्यान हो, गैजेट पे ध्यान ना हो, स्क्रीन पे ध्यान ना हो। बच्चा देखते देखते खाए जा रहा है, ब्रेन को पता ही नहीं चला है कि कब रुकना है, ओवर ईटिंग चल रही है, 250 ml जो साइज है पेट का बढ़ता जा रहा है, 500 ml होता जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है बॉडी की तरफ से, तो ज्यादा आप दोबारा से दोबारा देते जा रहे हो। दिस इज द ग्रोइंग फेज। अब वो ग्रोइंग फेज में बॉडी इस तरीके से डेवलप होगी, बाय द टाइम बच्चा विल बी अडल्ट वो इतना ओबीज हो चुका होगा, और अगर ओबीज भी नहीं हुआ है तो उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी होंगी। तो इट्स सिंपल अबाउट हाउ यू आर नर्चरिंग अ लाइफ। डाइट भी जरूरी है, वर्कआउट भी जरूरी है, हैबिट चेंज भी जरूरी है, एंड डिसिप्लिन भी जरूरी। मैम अभी जो एक कल्चर आ गया कि हम बच्चे को ना स्कूल में कुछ भी दे रहे हैं, बिस्किट दे दिया कि स्कूल के लंच में बिस्किट खा लेना, मैगी खा लेना। एक प्रॉपर एक बच्चे की, ग्रोइंग बच्चे की क्या डाइट होनी चाहिए? ग्रोइंग बच्चे की डाइट में गुड फैट्स होने चाहिए,
फैट थोड़ा हायर साइड पे रहेगा, ब्रेन डेवलप कर रहा है, ब्रेन के लिए फैट बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। पोस्ट डेवलपमेंट ग्लूकोज इज मैंडेटरी। साथ में प्रोटीन जरूरी होना चाहिए क्योंकि दैट्स कॉल्ड एज ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब है एक्सेसिवली ग्रोथ चल रही है, हर ऑर्गन डेवलप हो रहा है, हाइट ग्रो हो रही है, तो उसके लिए प्रोटीन जरूरी है, फैट जरूरी है ताकि एक कोग्निशन बना रहे, एंड कार्बोहाइड्रेट मॉडरेटली जरूरी है जिससे उसको एनर्जी मिलती रहे। तो बच्चे के लंच में अगर आप नॉर्मल चपाती, बच्चे आजकल जनरली नहीं खाते हैं, तो अगर आप चावल दाल दे रहे हो, अगर आप कुछ भी होममेड चीजें उनको दे रहे हो, जैसे आपने पराठा बना के दे दिया आलू का विद दही, जैसे आपने पराठा बना के दे दिया गोभी का विद दही, चीला बना के दे दिया, उपमा बना के दे दिया, डोसा इडली दे दिया, ये सब चीजें लंच के लिए बहुत अच्छी है। डिनर में ऑब्वियसली बच्चों को भी हम लाइट ही देंगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं देंगे, लेकिन डिनर के टाइम पे उसका कैल्शियम का इंटेक प्लस उसके हम सिंपल कार्ब्स का इंटेक बेटर रखेंगे ताकि बच्चा अच्छे से सो पाए। जितना ज्यादा बच्चा सो रहा होगा उतना ज्यादा ब्रेन डेवलप कर रहा होगा। तो डिनर के टाइम पे पोर्शन कंट्रोल अलोंग विद नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल कार्ब्स एंड फैट, बट हाई इन कैल्शियम, हाई इन फैट। इस तरीके से अगर हम डाइट रख रहे होंगे तो बच्चे की स्लीप बेटर होगी। आजकल ना बच्चे भी बहुत ज्यादा ओबीज हो रहे हैं स्नैकिंग के कारण। चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। इन सब से पेरेंट कैसे अपने बच्चों को रोक सके, क्योंकि बच्चे रिजिड हो जाते हैं कि नहीं खाना तो नहीं खाना, वो खाना भी नहीं खाएंगे अगर उन्हें चिप्स नहीं मिला। इट्स अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बच्चा जो मांग रहा है वो उस समय मत दो, लेकिन अगर डाइटरी टर्म्स में बात करो तो अगर बैलेंस मील दे रहे हो तो ये क्रेविंग्स नहीं होगी। जैसे चिप्स है, पैकेज वाला कोई भी आइटम है, उसमें MSG होता है। MSG इज अ कंपाउंड जो हैबिट फॉर्मिंग है। हैबिट फॉर्मिंग कंपाउंड होने की वजह से, क्योंकि वो आपको ना एक अलग ही हेलुसिनेशंस प्रोवाइड करता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक रूल ओवर कर जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन हिट होता है। बच्चा क्या, अगर आप खुद भी एक चिप्स का पैकेट लोगे, आपको पता है ज्यादा खाने का मन नहीं है, बट वो हाथ बार बार जा रहा होगा, खाने का मन कर रहा होगा, जब तक फिनिश ना हो जाए, चाहे दूसरा पैकेट भी आ जाए वो भी फिनिश करोगे। दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MSG। आपको बच्चे को अगर दूर रखना है तो सबसे पहली चीज तो उसके पास में वो चीजें अवेलेबल ही मत करो, ताकि उसको अवेलेबल ही नहीं, उसने टेस्ट ही नहीं करी वो चीज तो वो नहीं मांगेगा। वंस बच्चा हैज टेस्टेड द थिंग वो मांगेगा। उसके अलावा उसको आप मैग्नीशियम रिच चीजें दो, प्रोटीन रिच। प्रोटीन बहुत जरूरी है। जितनी भी क्रेविंग्स होती है उसके पीछे डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की। जब प्रोटीन प्रॉपर हमारी डाइट में है ना, आप क्रेविंग नहीं करोगे। पहली चीज आपको फुल फील होगा, दूसरी चीज के प्रॉपर जो क्रेविंग के लिए जो सेंटर है वो फुलफिल्ड रहेगा। साथ में आप मैग्नीशियम दे दो। मैग्नीशियम, कैल्शियम अगर आप प्रोटीन के साथ ले रहे हो सबका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, दोनों एक दूसरे के लिए मिलके काम करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आप प्रोटीन रिच डाइट दो, हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, लंबे समय के लिए पेट भरा रहेगा, बच्चा मांगेगा नहीं कुछ खाने के लिए। दिस इज हाउ सिंपली आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डाइट को कुछ तरीके से उसके लिए मैनेज करना है। अब उनके लिए आपका क्या डाइट प्लान होगा जो हमारे घर में एल्डर्स हैं, क्योंकि वो भी बच्चे के बराबर ही होते हैं। एक सर्टेन एज के बाद डायबिटीज हो जाती लोगों को, या बीपी के प्रॉब्लम्स हो जाने, उसके बाद भी डॉक्टर ने कह दिया भाई ने ना नमकीन नहीं देना। जैसे मेरी दादी, उन्हें नमकीन नहीं देना, मीठा नहीं देना, उन्हें डायबिटीज भी है, लेकिन स्टिल उनकी डिमांड होती है कि नहीं मैं तो खाऊंगी, अब मरना है तो खा के मरना है। तो उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से बोल सकते हो, दे आर लाइक किड्स और इन्फेंट्स और बच्चा, बट दे आर दोज किड्स जिनका एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जा चुका है और अभी उनके मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है, बच्चे में ग्रोथ स्पर्ट है, उनमें डाउनग्रेडिंग का स्पर्ट है, उनकी बॉडी टूट रही है, इसलिए जो अपराइट स्ट्रक्चर था वो झुका हुआ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ऑब्वियसली उनके लिए आपको, जैसे बच्चे में हम हाई प्रोटीन देख रहे हैं, हाई फैट देख रहे हैं, उनको लो प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन देना है, या उनको फैट भी आप नॉर्मली दोगे। हाँ, उनको आप थोड़ा सा एनर्जी मेंटेन रखने के लिए कार्ब थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 10% कैलोरी रिड्यूस होगी क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल कम हो चुका है। तो जो नॉर्मल डाइट वही सेम एडल्टहुड में लेता था, उससे 10% लो कैलोरीज प्लस लो प्रोटीन, क्योंकि किडनी की भी एफिशिएंसी जैसे कम होती जाती है बाय द एज, तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी कम रखना है हमें। सो लो प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन, थोड़ा सा हाई कार्ब्स और मॉडरेट फैट, साथ ही साथ हाइड्रेशन प्रॉपर। और अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर भी उनको बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए लेकिन कम भी नहीं देना चाहिए। तो लो रेजिड्यू डाइट यू कैन से यू शुड बी गिविंग देम, क्योंकि बाय द टाइम वी आर गेटिंग एल्डरली तो हमारी जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी लूज होती है। तो जो रेक्टम मसल्स होती हैं उसमें अब स्ट्रेंथ कम होती है, तो दे विल बी रिक्वायरिंग मच मोर प्रेशर टू पूप। फॉर दैट मैटर अगर उसको हाई फाइबर हम देंगे तो हाई फाइबर से फ्रिक्शन कोज होगा, फ्रिक्शन कोज होने से फिर उनको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स, हेमोरॉइड्स जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स अर्लियर एल्डरलीज नहीं आती थी, अब नहीं आती। मतलब बेसिकली अगर डाइट प्रॉपर्ली रख रहे हो तो वो प्रॉब्लम्स उनको कम होती हैं। So this is how elderly का डाइट प्लान होना चाहिए।
मैम आपने डाइटिंग के लिए क्या क्या कोर्स किया था? To opt for this field, initially जैसे BSc from Delhi University, that was a simple BSc which is having biology in that, life sciences. After that MSc in nutrition, which is dietetics and food service management from IGNOU. After that I have done with the diabetes educator course, type 1 diabetes educator course, sports fitness nutrition, साथ ही साथ योगा का कोर्स. No any field is like कि आपने एक डिग्री ले ली और काम हो गया. तो आप साथ ही साथ अपने आप को अपडेट रखने के लिए मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज करते जाओ. अभी करंटली आई एम परस्यूइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ माई एक्सपीरियंस ईयर्स कि लोगों को मेंटली ज्यादा समझाने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ उनका एक डाइट प्लान देने की. सो दैट वुड लेड माई डिसीजन इनटू कि आई शुड बी ऑप्टिंग फॉर दिस क्लिनिकल साइकोलॉजी, ताकि लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल पे भी वी कैन डू जस्टिस एंड एक्चुअली टीच देम. मैम तो एक डाइटिशियन की करियर ग्रोथ क्या होती है? मान लो कोई अभी नया नया डाइटिशियन बना है, क्या उसका फी स्ट्रक्चर होगा, कंसल्टेशन चार्ज स्टार्टिंग में रखते हैं वो, और कितने हाईएस्ट तक जाते हैं वो? डाइटिशियन के फील्ड में ग्रोथ देखोगे तो ये एक तरीके का मिक्स ही रहता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट्स कैसे हैं. दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे अपने आप को कितना प्रमोट कर पाते हो, फिर आप किस एरिया में वर्क कर रहे हो, फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. सैडली इन इंडिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि आप देखोगे एक 3 महीने का कोर्स करके भी बंदा बैठा हुआ है, आप देखोगे कि एक PhD करके भी बैठा हुआ है. 3 महीने वाला अच्छे से इन्फ्लुएंसर बन के काम कर रहा है, PhD वाला किसी को नाम ही नहीं पता है. वो एक अलग ही आयरनी है इंडिया में. लेकिन अगर बात की जाए रेवेन्यू की और ग्रोथ की इन इंडिया, जनरल कंसल्टेशन 500 से भी शुरू होती है, और वहीं अगर आप देखो जो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बन चुके हैं तो वहाँ पे 5000 से भी शुरू होती है. एक नॉर्मल डाइटिशियन 3000, 2000, 4000 मंथली चार्ज करती है, 1200 भी चार्ज करती है मंथली डाइट के, और वहीं 25,000 भी महीने के चार्ज आप रख सकते हैं. मतलब डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, आप कितना एथिकली काम कर रहे हो. 1 लाख रुपए महीने तक का भी आप चार्ज कर सकते हो फॉर अ डाइट. मैक्सिमम इट इज 5 लाख आई गेस इन इंडिया. तो मैम पर मंथ की डाइट अलग होती है? कंसल्टेशन चार्जेस, जैसे अभी मेरे पास क्लाइंट आया, मेरे से बैठा है, बात की, उसने मेरा 1 घंटा लिया, दैट्स लाइक अ कंसल्टेशन. बिकॉज पूरे दिन अगर मैं ऐसे ही फ्री में कंसल्टेशन ही करती रहूँ, लाइक मैंने तो अपना टाइम दे दिया, सब कुछ डिवोट किया है, दैट इज व्हाट वी कॉल कंसल्टेशन. जिसके लिए आप डिपेंड करता है आप कितने चार्ज रखना चाहते हो, 500 रख रहे हो, 1000 रख रहे हो, 1200 रख रहे हो. उसके बाद फर्दर इट इज डिपेंडिंग कि आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो अपने मंथली पैकेज में या वो सेपरेट है. तो मंथली पैकेज रहता है कि आपको डेली बेसिस का डाइट मिल रहा होगा, हम वीकली आपको भेज रहे होंगे, डेली कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल मंथली डाइट. और उसमें आपकी फीस डिपेंड करती है आप कैसे रखना चाहते हो, और आपके नियर बाय वाले एरिया में लोग किस पॉकेट साइज के हैं, आप कैसा उनको चार्ज कर रहे हो. जैसे अगर हम बात करें हरियाणा में, यूपी में, बरेली में, लोग 500 रुपए देने में भी बहुत सोचते हैं कि डाइट के लिए क्या पैसे देने, तो हमें पता ही है. वहीं बात करें मुंबई में, बैंगलोर में, तो लोग 25,000 भी देते हैं. इवन दिल्ली में 20,000 भी देते हैं, 25,000 भी देते हैं, 1 लाख भी देते हैं. जैसे सेलिब्रिटीज हैं, वो पर मंथ जो उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं 3 से 4 लाख, 5 लाख तक उनसे चार्ज करती है. सो ग्रोथ बहुत है कि आप कितना अपने आप को प्रमोट करते हो, कैसे आप रिजल्ट्स देते हो, और किस एरिया में आप काम कर रहे हो. मैम अगर कोई फ्रेशर है, उससे अगर डाइटिशियन बनना है, वो भी चाहता है कि मैं डाइटिशियन बनूं, या उसे पता है कि मेरे को नॉलेज है, मेरे पास एक डिग्री आ जाए कि लोग मेरे ऊपर भरोसा करें, क्योंकि अभी तो क्या इंस्टाग्राम पे कोई भी कुछ भी उठ के कुछ भी बोल दे रहा है कि आप ये खा लो, वो खा लो, इससे बॉडी बन जाएगी, इससे डिटॉक्स हो जाएगा. तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी? कोई एक फ्रेशर उसे डाइटिशियन में आना है तो ये फील्ड ऑप्ट करना है तो इंडिया में तो आपके पास बहुत जगह इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जो आपको किसी भी फील्ड से पढ़े होने के बाद भी एडमिशन दे देते हैं. तो नॉर्मली फॉर इंडिया देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन और ऑब्स्टेकल कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो ऑन टर्म्स ऑफ कि आप रजिस्टर्ड नहीं बन सकते. तो फ्रेशर आराम से एक साल का डिप्लोमा कोर्स करके भी आ सकता है, फील्ड में काम कर सकता है. हमारा जो ब्रांड है पोषण पुष्पा, वो भी ऐसे एकेडमी में भी डील करता है, तो हमारे पास भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं. अब डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है. जैसे हम लोग सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए ऑप्ट करते हैं कोर्सेज, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे हैं वो आपको किसी भी फील्ड का होने की वजह से एडमिशन दे रहे होते हैं. दैट्स व्हाट मेकिंग अ डिफरेंस कि अब कॉमर्स वाला बच्चा है वो कहाँ समझेगा, उसको मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पता होगा, रूट्स है, बेसिक्स है, वो नहीं पता होंगी. मैं खुद मेडिकल साइंस से थी, मैंने एम्स क्वालिफाई किया, मैंने नीट क्वालिफाई किया, बट एनी हाउ नहीं मिल पाया एडमिशन. तो एनीवे मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आई नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू. बॉडी फिजियोलॉजी क्या है, आपकी एनाटॉमी क्या है, और उसके साथ में आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो वो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मतलब आप डाइटिशियन हो, आप प्रैक्टिस करते हो हॉस्पिटल में, तो कभी एमा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हो, वो भी तो आते होंगे ना आपके पास कि आप हमारा ब्रांड ये लिख दो, हमारा आटा बेच दो, या फिर हमारा डिटॉक्स वाटर बेच दो. तो आप इनसे कैसे डील करते हो? क्या आप मतलब आप लोगों को प्रीफर करते? आज तक कोई टाई अप नहीं है मेरा किसी से, कोई टाइप कोई टाई अप नहीं है. मैंने किसी का कोई प्रोटीन पाउडर आज तक पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं किया, मैंने किसी का कोई सप्लीमेंट आज तक रेकमेंड नहीं किया.
all the supplements और मे बी वॉट एवर द प्रोटीन जो लोगों को पोस्ट के हिसाब से मिल रहा है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सही है, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग दोज। कोई स्पेसिफिक किसी भी तरीके की ब्रांडिंग को एंडोर्स मैंने नहीं किया। इसके पीछे कोई एथिक्स या फिर पैसे नहीं दे रहे? नहीं, एथिक्स ही है। पैसे तो ऑब्वियसली आपको, आप अगर गंगाराम में बैठते हो विच इज ऑब्वियसली द मोस्ट रिनाउंड हॉस्पिटल इन इंडिया, यू कैन इमेजिन कि आपको कितना पैसा लोग ऑफर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अबाउट एथिक्स बिकॉज इन दिस फील्ड आई केम आउट ऑफ सेंटिमेंट्स। आई वाज नॉट अबाउट कि मुझे कुछ पैसा कमाने के लिए इस फील्ड को चुनना है। आई हैव सीन इन माय मदर स्ट्रगलिंग विद ऑल दोज इश्यूज, सो आई जस्ट फील लाइक कि जितना आप हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो करो। अभी आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन भी ले रहे हो, और मान लो कि आपके एथिक्स बीच में नहीं आते, अगर आप ब्रांड इंडोर्स भी करते हैं कि हाँ आप ये ले लो या प्रोडक्ट ले लो, तब तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक डाइटिशियन की सैलरी करोड़ों में हो जाएगी आराम से। Dietitians like my doctor with whom I am associated in Gangaram is always saying me that Rachna, why you are not doing this or why you are not focusing on that. Dietitians डॉक्टर से बहुत अच्छा कमा रही होती हैं। ये स्टेटमेंट एक गंगाराम की डॉक्टर की है, तो यू कैन इमेजिन कि डाइटिशियंस कितना कमाते हैं। ब्रांड डीलिंग से ही उनको इतना पैसा मिलता है बहुत। आपके साथ हॉस्पिटल कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाकर बैठ रहे हो, पेशेंट्स को दे रहे हो जो भी डाइट, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ तो पे ही कर रहे होंगे किसी भी डाइटिशियन को या डॉक्टर को जो भी है। डाइटिशियंस की सैलरी इन इंडिया इज नॉट मच, इन हॉस्पिटल्स सैडली नहीं है। हॉस्पिटल्स में इट्स नॉट अबाउट सैलरी, दिस इज द फैक्ट, क्योंकि इंडिया में डाइटिशियन बनने के लिए आपको MBBS या किसी मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं है। आप एक वोकेशनल कोर्स करके आ रहे हो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहे हो, तो उसी तरीके से डाइटिशियंस को इन इंडिया इन हॉस्पिटल्स ट्रीट करते हैं। एंड इसीलिए ही लोगों के मन में भी ये होता है कि डाइटिशियन के पास जाना वो प्रेफर नहीं करते। सैलरी इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल वेरी लो, यही रीजन है कि लोग अपना शुरू करते हैं, लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना शुरू करते हैं और ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि उनको जो पैसा चाहिए होता है वो ब्रांड्स उन्हें देते हैं। उन्हें चाहिए होते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव। बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो। आपने सिर्फ एथिक्स के लिए करोड़ रुपए छोड़ रखे हैं। You can say that, but हेल्थ को खराब करना इज नॉट माई फोर्टे। नहीं, हेल्थ को जैसे मतलब मैम मान लो कि कोई चीज़ है, आपको पता है कि वो चीज़ अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि उसके अल्टरनेटिव में ना कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हो, तो किसी हेल्दी इंडिविजुअल को प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है और वो जिम नहीं जाता, उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, तो सही बात है आपकी कि प्रोटीन स्टिल कहीं ना कहीं वहाँ कई डॉक्टर होते हैं जो प्रोटीन पाउडर दे देते हैं। यानी आप ऐसा करो कि आप खाना से कितना ले पाओगे, आप ये लो डब्बा, इसे कंज्यूम कर लेना इस ब्रांड के लिए। वो उन्हें तो ब्रांड देना है ना, उन्हें तो ब्रांड सेपना हो तो पब्लिक को देंगे ना। Obviously they are associated with pharma companies. आपको एक मेडिसिन भी अगर लिखी जा रही है ना, so that's obviously out of your health condition, but which brand's medicine is that? That is based on which company is sponsoring the doctor, which company is giving money to the doctor. तो ये चीजें ऑब्वियसली चल रही हैं। वो तो डॉक्टर फार्मा को तो नेक्सस है, आपको टेस्ट भी यहीं से करवाना है। वो तो होपफुली अब इतने सारे मतलब ब्रांड आ गए हैं जो ब्लड टेस्ट वगैरह कर देते हैं और मान्यता देना पड़ता है। जब मैं छोटा था मुझे याद है डॉक्टर ने कहा यहाँ से करवा के आना, तो यहीं से करवा के आना है, आपको एक्सरे यहाँ से करवाना है यहीं से। अब वो दवाइयाँ भी ऐसी आज के डेट में तो ये भी कि जो दवाई आप 100 रुपए में ले सकते हो वो वही दवाई 500 रुपए की लिखते हैं। वो तो क्या डाइटिशियन में भी ये चीजें हैं। हम तो खाना ही बताते हैं ना, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि आप डेली एवोकाडो खाओ, डेली बेरीज खाओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो आपके पास लोकली प्रोड्यूस है उसे ही खाओ। नहीं, उसमें भी कई डाइटिशियन होते हैं ना कि आप ऐसा करो कि आप खाने से कितना ले पाओगे, ये लो प्रोटीन का डब्बा। हाँ, वो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि आप डाइटिशियन का जितना भी एक तरीके से इनकम सोर्स है, दैट्स मल्टीपल एंड सो वेरीड। आपको हर जगह से पैसा मिल रहा होगा। सप्लीमेंट इंडस्ट्री से अलग आपने सप्लीमेंट दे दिया कि आप मैग्नीशियम खा लो। सो मेनी कंपनीज आर अप्रोचिंग। आप जिस भी सोशल मीडिया पे होते हैं वहाँ पे आपको मैसेजेस आने लग जाते हैं दैट प्लीज एंडोर्स दिस, फर्स्ट सैंपल भेजेंगे, उसके बाद ये है, या आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है, या जो भी उनके ऑफर्स होते हैं। That's totally on you that how you want to take that. मैं कोई ऐसी कंपनी रही हो जिसने आपको बहुत अप्रोच किया हो, पैसे देने के लिए बहुत किया हो, लेकिन स्टिल आपको लगा हो कि नहीं यार इसके प्रोडक्ट्स अच्छे भी नहीं है और मैं एंडोर्स नहीं करूँगी। मैं रिप्लाई कर ही नहीं रही होती हूँ किसी को। आपके क्लिनिक में अगर विजिट करते हैं तो I hardly met 1 or 2 people, वो भी because my clinic is in association with some cancer institute, so obviously वहाँ पे जो लोग आते तो उन्होंने देखा that some dietitian is sitting there, तो they tried, but उनसे भी meeting hardly। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आप पे ज्यादा रीच आउट करते हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट ज्यादा, क्योंकि आई एम ऑलवेज डीलिंग इनटू थेरेप्यूटिक डाइट्स। ओके, माय मेजर फोर्टे इज थेरेप्यूटिक वन। आई जनरली डोंट डील सो मच इनटू दिस फिटनेस एंड ऑल, जस्ट जिसमें लोगों को सिर्फ वेट से मतलब होता है, दे डोंट बोदर अबाउट देयर अदर हेल्थ कंडीशंस। तो ऑब्वियसली प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड some मल्टीविटामिन or maybe this vitamin D। मैं मल्टीविटामिन लेना चाहिए कि नहीं हमें?
मल्टीविटामिन ऑफ कोर्स इफ इट्स अ डेफिशिएंसी केस तो यू शुड बी टेकिंग। समटाइम्स क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास आप गए हो, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, फिर भी पेशेंट कंप्लेन किया जा रहा है, मुझे तो बहुत लो एनर्जी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे सुबह इतना गंदा फील होता है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी कंडीशंस। तो उस केस में क्या होता है, इट इज एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ दोज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि रिपोर्ट्स में भी नहीं आई है। सो एट दैट टाइम डॉक्टर भी कितनी टेस्ट कराएगा और आपकी जेब से कितना ही पैसा निकालेगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको एक मल्टीविटामिन का जो एक नॉर्मल रेंजेस में लोअर साइड पे हर एक विटामिन का अलग अलग लेवल है, वो आपको दे दिया जाता है। उसको लेने से डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोलता है 1 महीना ही लेना है, फिर बंद कर देना है, उससे ज्यादा लोगे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और 1 महीने में पर्सन इज गेटिंग बेटर। ऑब्वियसली मल्टीविटामिन इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू नीड इट। मैम अगर 2-3 पॉइंट्स में जानना चाहूंगा कि हेल्दी इंडिविजुअल को अपने लाइफ को कैसे मैनेज करना चाहिए, डाइट पर्सपेक्टिव से भी, ओवरऑल जॉब पर्सपेक्टिव से, स्लीप पर्सपेक्टिव से। अगर हम जो हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं भी हूँ उस फील्ड में कि मैं भी जॉब करता हूँ, अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये और मैं 2-3 पॉइंट से पूछूं तो आप क्या होता? अगर 4-5 पॉइंट्स में सम अप करें तो सबसे पहली चीज है, सुबह उठते ही गो टू सनलाइट फॉर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट्स। दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मॉर्निंग रूटीन सुधारो एंड नाइट रूटीन सुधारो, दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल। अलॉन्ग विद दैट, अगर डेली के 5000 स्टेप भी, जनरली 10,000 की गाइडलाइन है, लेकिन अगर आप 5000 भी कर लेते हो, दैट्स सो गुड ऑन योर पार्ट। एंड ईटिंग में जितना हो सकता है आप ट्राई करो, एटलीस्ट 2 मील्स, और मे बी बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो तो 1 मील शुड बी होम बेस्ड। और बाहर जो भी आप खा रहे हो, मेक श्योर ऑफ योर पोर्शंस। हम क्या करते हैं, एक तरीके से डंपिंग कर रहे होते हैं, बस खाना अंदर फेंक दिया, वो फेंकना नहीं है। जो भी खा रहे हो ना, उसको च्यू प्रॉपरली कर लो एटलीस्ट, तो आधी चीजें तो वहीं से ही सॉर्ट हो जाती हैं। मॉर्निंग इवनिंग रूटीन, इवनिंग रूटीन मीन्स योर स्लीप हाइजीन। आप सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन छोड़ दो, सिंपल, दैट विल बी मच बेटर। एंड उठते के साथ आप सनलाइट में जाओ, मच बेटर। दिन में आप 1 मील घर की खाओ, बाहर अगर बहुत ही खराब लाइफस्टाइल है तो जो भी खा रहे हो उसको पोर्शन कंट्रोल करो, प्रॉपर च्यू करो। साथ में 5000 स्टेप्स अगर आप ले रहे हो, आई एम नॉट सेइंग इट इज द वेरी बेस्ट लाइफस्टाइल और इससे आपको सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बट योर लाइफ विल बी स्टिल बेटर। कंप्लीट हेल्थी होने के लिए ऑब्वियसली यू ऑल्सो नीड टू पुट सो मच एफर्ट्स। मैम अभी जो स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, मतलब लिटरली वो एक तो डिप्रेशन में भी है कि यार उनकी जॉब नहीं लग रही, कुछ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं सच में उनके पास टाइम नहीं है, वो पढ़ेंगे कब, खाना कब बनाएंगे, सोएंगे कब, लाइब्रेरी में जाकर 16-16 घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं, तब जाकर एक आईएएस के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी? करोल बाग, दैट्स द हब ऑफ स्टूडेंट्स, राजेंद्र नगर, तो वहाँ पे तो डेली 2-3 बच्चे तो आ ही जाते हैं। और इनके इश्यूज क्या होते हैं, एंजाइटी, वेट गेन, बहुत लो फील करना, सो ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, साथ साथ में वेट भी बढ़ जा रहा होता है। कुछ बच्चों को तो प्री डायबिटीज शुरू हो चुकी होती है, कुछ को वो पूरा सर्केडियन खराब होने से हाइपोथायराइड के इश्यूज, तो उनके पेरेंट्स फिर उनको आउट ऑफ द कंसर्न बुलाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ठीक है। उन लोगों के साथ में जैसे हम डील करते हैं, तो व्हाट आई मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स उनको जो एडवाइस करती हूँ, आपको देखो कुकिंग तो कर नहीं सकते हो, तो जो भी आप बाहर से मंगा रहे हो, try to order something fermented for the breakfast. Try to opt for salad part whenever you feel like to have. Otherwise, there are options of sprouts, option of black chana, option of coconut water. Because you cannot cook, you are just ordering. तो जो order कर रहे हो ना, उसी को mindfully order कर लो। और पानी तो आप पीते ही रहो, बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू आर स्टूडेंट, तो आप एक बैग तो कैरी करते हो, उसमें कुछ कैरी करो ना करो, एक वाटर बोतल जरूर कैरी करो, 1 लीटर की या 1.5 लीटर की। तो हाइड्रेशन मेंटेन रखो। खाने में ऑर्डर करते हुए सारी चीजें सिर्फ ट्राई करो कि आप ऑर्डर वही कर रहे हो जो हेल्थ बेनिफिट्स दे रही हो आपको। इंस्टेड ऑफ बर्गर ले लिया, पिज्जा ले लिया और आप कोक ले रहे हो, आजकल क्या है फैशन है, हाथ में कोक है या कोल्ड कॉफी है और एक बर्गर है, दोनों ही चीजें इतना गलत इम्पैक्ट कर रही होती हैं। लीकी गट का सबसे बड़ा इशू यही है। मेट्रो स्टेशन पे आप जा रहे हो, भर भर के यही चीजें पड़ी होती हैं, मतलब इंसान ना भी खाना चाहता हो तो द स्मेल इज पुलिंग देम टुवर्ड्स देम। सो ऑब्वियसली आपको चूज क्या करना है। समटाइम्स आई फील हंग्री, तो व्हाट आई चूज ऑन मेट्रो स्टेशन, द कॉर्न, स्वीट कॉर्न, एटलीस्ट बहुत बुरे से कम हो रही है, इट विल बी मच हेल्थियर फॉर मी। सिंपल सी चीजें आप माइंडफुली ऑर्डर करो। आपको खाना तो बाहर से ही है, आई एम नॉट आस्किंग कि आप चूल्हा रखो, गैस रखो, फिर डेली चावल पकाओ, नहीं, पोहा ऑर्डर कर सकते हो आप, खिचड़ी ऑर्डर कर सकते हो, इडली ऑर्डर कर सकते हो, सांभर डोसा ये भी मत लो क्योंकि उसमें भी थोड़ा फ्राइंग हो जाता है, तो इट्स बेटर फर्मेंटेड सिंपल फूड आप यूज करो। और मैम अभी जो हेल्दी इंडिविजुअल है, कि कोई ऐसे 2-3 फैक्टर यंगस्टर्स में जो उन्हें पहले से ही देखना चाहिए कि वो डायबिटिक ना हो यंग एज में, तो कौन सी ऐसे 2-3 चीजें होंगी या कोई टेस्ट होगा जिनसे वो मेक श्योर कर सके कि हाँ यार एक सर्टेन एज तक तो मैं डायबिटिक ना बनूं? सिंपल है, आपको 2 टेस्ट पे ध्यान देना होगा। एक
आपका इंसुलिन फास्टिंग, एक आपका HbA1c। HbA1c अगर 5.7 से नीचे रहता है तो इट्स नॉर्मल रेंज, 5.7 से 6.4 तक इट्स प्री डायबिटिक। अगर बार बार फ्रीक्वेंटली वो 5.7 से ऊपर आ रहा है या 6.4 तक आ रहा है, इट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years और मे बी 1 year द पर्सन विल टर्न इनटू डायबिटिक। इंसुलिन फास्टिंग इज एक्चुअली द टेस्ट जो आपको बताता है आपके इंसुलिन का लेवल, कि कितनी फ्री इंसुलिन घूम रही है आपकी बॉडी में। इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है 25 तक होती है। मैं जो एडवाइस करती हूँ मेरे पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को, आई ऑलवेज टेल कि आप 10 के अराउंड रखते हो तो इसका मतलब इंसुलिन इज इन परफेक्ट स्टेट। जैसे जैसे वो 25 की तरफ अप्रोच कर रही है, इसका मतलब बहुत स्मॉल ग्रेड्स में, इतना स्मॉल ग्रेड्स है कि अभी आपको महसूस भी नहीं हो रहा है, कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा है। ये 2 लेवल्स मेंटेन रखोगे तो डायबिटिक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे या बहुत डिलेड रहेंगे। मैम कोई एक सर्टेन एज है कि उस एज के बाद हमें हर ईयरली करवाना चाहिए या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने पे करवाना चाहिए? डायबिटीज के लिए तो आप नॉर्मली 18, 20, 25 कभी भी ये टेस्ट कराते रहो। इसमें एज फैक्टर ज्यादा मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है आपकी हेरिडिटरी, आपके जीन्स, आपके पेरेंट्स में ही थी तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराते रहना चाहिए। प्लस आपका BMI कैसा रहता है, अगर वो ओबेसिटी की तरफ है तो आपको फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराते रहने चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी मतलब किसी की मासी को होता है, किसी की चाचा को होता है, तो अगर डायरेक्ट पेरेंट्स में नहीं है, स्टिल ये आपकी रिसेंट जनरेशन है, नियर बाय वाली, पेरेंट के इक्वल वाली, तो आपको फिर भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। उन लोगों को ज्यादा कराने चाहिए जिनको पास 2-3 जनरेशंस में नहीं था, तो उनको थोड़ा डिलेड भी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपके एंथ्रोपोमेट्रिक फैक्टर्स भी हैं कि आप ओबीज तो नहीं है। अगर आप ओबीज हैं, अगर आपको बार बार सेंट्रल फैट आ रहा है, तो ऑब्वियसली उस केस में आपको वो भी फैक्टर मेंटेन रखना चाहिए। सिंपल सी चीजें, आप एज वाइज कम लेकिन जेनेटिकल और आपके एंथ्रोपोमेट्रिकल लेवल्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिसाइड करोगे। आफ्टर 30 आप ईयर में एक बार ही कराते रहते हो तो ठीक है, 40 के बाद आप 6 months में कराते रहोगे तो इट्स बेटर। ओके, मतलब 30 के बाद हमें ईयरली करवा लेना चाहिए। तो मैं आई गेस मैम ब्लड रिपोर्ट ही करवाना चाहिए 30 के बाद। बेसिकली जैसे MNCs का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को 1 ईयरली पैकेज देती हैं एक, सो दैट इज गुड, क्योंकि MNC में कोई काम करे तो ऑब्वियसली हम मान सकते हैं कि उसकी एज 25 या 30 के अराउंड ही होगी, या 20 से तो ज्यादा ही होगा। ईयरली तो चल ही रहा है ना, तो दैट्स गुड इनफ। उसके बाद आप थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी बहुत खराब है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी और थोड़ी रिड्यूस कर दो, हर 6 months में करा लो। नहीं मैम, एक्चुअली मैं काम करता था ना, तो एक दिन बाथरूम में था मैं, तो एक लड़के को, काफी हेल्दी इंडिविजुअल, 26-27 के अराउंड, उसने टी-शर्ट उठाया अपना और उसके बाद उसने इंसुलिन इंजेक्ट किया अपने पेट में। मैं काफी ज्यादा डर गया था कि भाई क्या है ये। उसने बताया कि शायद वो डायबिटिक है। इवन मेरी एक मामी का बेटा, मेरा भाई है वो, उसकी एज ज्यादा होगी नहीं, 16-17 ईयर्स एज है, एंड हिज शुगर इज अराउंड 250, फास्टिंग में 250 है मैम, अब भी 16-17 साल में। तो क्या मैम वो वापस बैक टू नॉर्मल हो सकता है हेल्दी इंडिविजुअल, या फिर अब बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है अब उसे? शुगर बहुत, डायबिटीज बहुत तरीके की होती है। टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 में फिर मल्टीपल टाइप की फर्दर डायबिटीज आती है। उसके अलावा पैनक्रेटाइटिस रिलेटेड डायबिटीज होती है, उसके अलावा जेस्टेशनल प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज होती है, मे बी कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से डायबिटीज होती है। तो डिपेंड करता है वो कौन से तरीके की डायबिटीज है। अगर ये टाइप 2 डायबिटीज है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो डेवलप हुई है, तो देयर आर चांसेस कि हम उसको रिग्रेस कर सकते हैं। रिग्रेशन मीन्स कि जब तक आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो वो बेटर हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने अपना मेंटेनेंस छोड़ा वो वापस आ जाएगी। ऐसे ही टाइप 1 डायबिटीज जो है वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो बॉडी में प्रॉब्लम होने की वजह से उसको आप रिग्रेस भी नहीं कर सकते। थ्रू आउट द टाइम आपको वो प्रॉपर थेरेपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी या तो इंसुलिन बना नहीं रही है या जो बना रही है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट। तो डिपेंड करता है किस टाइप की डायबिटीज है। मैम ये टाइप 1 डायबिटीज ऑटोइम्यून डिजीज हो गया ना फिर, तो ये तो क्या वो ठीक हो पाती है? इट्स अदर नेम इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM। तो ऑब्वियसली ये तो थ्रू आउट द लाइफ इंसुलिन थेरेपी चलेगी, तो उसमें कोई चांसेस ही नहीं है कि आपकी इंसुलिन थेरेपी बंद हो सकती है। अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक है तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने डाइट में? डाइट में प्रिकॉशंस है, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, सिंपल कार्ब्स थोड़ा सा कम रखो, और या दोनों का एक कॉम्बिनेशन आप मेंटेन करो। प्रोटीन मेंटेन रखो, फैट लोअर साइड पे रखो बट दैट शुड बी गुड फैट। हाइड्रेशन मेंटेन रखो, फाइबर रिच डाइट लो, साथ में आप अपना स्टेप काउंट, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो 10,000 स्टेप एवरी डे यू शुड बी डूइंग। तो दिस इज हाउ टाइप 2 डायबिटीज अपने अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने